वर्कर कहता है सर हम ऐसा नहीं कर सकते, ये एक एक्सीडेंट है और ये सारी की सारी बात पब्लिक को एक्सपोज हो जाएगी और ये सब कुछ पता चल जाएगा कि हमारी गलती है, सब कुछ ब्लेम हम पर आ जाएगा। गोचैन कहता है तुझे क्या लगता है कि ये कोई बड़ी प्रॉब्लम है? वो वर्कर कहने लगता है ये पैसों की बात नहीं है, अगर कंस्ट्रक्शन डिले हो गई तो इसका नुकसान झेलना पड़ेगा, वो कौन झेलेगा? गोचैन उस बंदे को छोड़ता हुआ कहता है एम्बुलेंस को फोन लगाओ। वर्कर कहता है लेकिन गोचैन अपने मन में कहता है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा ना कि तू। गोचैन कहता है तुझे क्या लगता है कि लोगों की जिंदगी के साथ खेलना कोई मजाक है? जल्दी करो और रेस्क्यू टीम को बुलाओ जो स्टेशन के अंदर है, जितने भी यहाँ पर लोग हैं उन सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा बाद में। गोचैन कहता है मेरा मतलब वो लोग कब आने वाले हैं? दूसरा बंदा कहता है उन्होंने कहा कि वो जल्दी आने वाले हैं जैसे उनको रिपोर्ट मिली। गोचैन कहता है क्या हम अपने टूल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते रास्ते को खाली करने के लिए? थोड़ा बहुत हम मदद कर सकते हैं। दूसरा कहता है नहीं ये बहुत डेंजरस है, उन्होंने हमें ये वार्न करा है कि चाहे जो हो जाए हमें कुछ भी नहीं करना है जब तक एक्सपर्ट वहाँ पर नहीं आते हैं, एक बार वहाँ पर आकर देख नहीं लेते। गोचैन कहता है क्या तो वो लोग जल्दी क्यों नहीं आते हैं? उनको फोन करते रहो जब तक वो यहाँ पर नहीं आ जाते। वहीं पीछे से एक वर्कर ये सब कुछ देख रहा था, तभी वर्कर चिल्लाने लगे, वो कहते हैं ये नीचे गिर रहा है, दोबारा से सभी लोग दूर हो जाओ, पास मत आना। गोचैन कहता है ये दोबारा क्यों होने लगा? तभी एक वर्कर आता है, वो कहता है क्या तुम्हें इसके बारे में मालूम नहीं? क्यों? गोचैन कहता है क्या मैं समझा नहीं। वो कहता है वहाँ पर देखो जो स्लैब वहाँ पर है उसके ऊपर कोई भी कंक्रीट अटैच नहीं है, वो सीधा कितना ज्यादा साफ है, क्लियर। उन लोगों ने सपोर्ट को हटा दिया, इससे पहले जो कंक्रीट है वो हार्ड हो पाता सीमेंट, इसलिए तो ऊपर वाला फ्लोर टूट गया। क्या उन लोगों ने इतना टाइम दिया कि सीमेंट जम सके? अगर उन लोगों ने टाइम दिया होता तो ये कभी होता ही नहीं। गोचैन कहता है तुम मुझे क्यों बता रहे हो ये अभी? वो कहता है मैं सोच रहा था कि शायद आप इसके बारे में ठीक होंगे क्योंकि आप म्यूजिक कंस्ट्रक्शन कंपनी के चेयरमैन के एल्डेस्ट सन हैं। आपको क्या लगता है कि आप इस एक्सीडेंट को हैंडल कर सकते हैं? गोचैन कहता है ये किसी की जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वो वर्कर कहता है क्या कहा? गोचैन कहता है चाहे एक प्रॉब्लम आए या ना आए, क्या हमें अपनी जो प्रायोरिटी है लोगों को बचाने में देनी चाहिए पहले? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता अगर तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम मेरे सामने आकर बड़बड़ कर सको, तुम उस टाइम का इस्तेमाल करके एम्बुलेंस को तो बुला सकते थे? गोचैन अपने मन में कहता है कई सारे लोगों के ग्रुप के सामने एक्टिंग करना ज्यादा इफेक्टिव होगा। बाद में कोई कहता है हमारा लक बहुत ज्यादा बढ़िया है, जितने भी यहाँ पर लोग हैं जिनको भी चोट लगी वो सब माइनर इंजरीज थी और कोई भी ज्यादा सीरियस नहीं है। गोचैन कहता है क्या सच्ची में? सुनकर शांति हुई। फिर वो कहता है लेकिन एक प्रॉब्लम है। गोचैन कहता है क्या प्रॉब्लम? वो कहता है इस एक्सीडेंट के कई सारे आर्टिकल्स इंटरनेट पर अपलोड हो चुके हैं और वो भी बहुत ज्यादा नेगेटिव वे में, और ऐसा लगता है कि अभी तो बहुत सारे आर्टिकल्स आने वाले हैं क्योंकि ये बात सब जगह फैल चुकी है और हेडक्वार्टर्स अब इसको रोक नहीं सकते हैं। गोचैन कहता है सच्ची में? तो अब हमें क्या करना चाहिए? वो कहता है क्या? गोचैन कहता है मैंने कहा कि अब हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए? वो कहता है क्या तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है? गोचैन कहता है सोल्यूशन मेरा पिछवाड़ा, मैंने बस ऐसे ही उनको कह दिया था जो मेरे सामने थे कि जाओ और एम्बुलेंस को फोन करो और लोगों को बचाओ। वो बंदा अपने मन में कहने लगता है डैम, तो ये मुझे क्या करवाना, मुझसे क्या चाहता है, मैं क्या करूं? तभी गोचैन के फोन में उसके फादर का फोन आता है। वो कहता है डैम इट, आ गया फोन, मुझे इसको उठाना नहीं चाहिए कम से कम तब तक। वो बंदा कहता है लगता है चेयरमैन का फोन है, क्या आप उसको उठाएंगे नहीं? गोचैन कहता है अपना काम कर। गोचैन सोचता है ये फोन कब तक बजेगा, कट गया, अभी जल्दी से मुझे फोन करना है। और वो किम ह्यूंगसुंग को फोन करने लगा। हाँ ह्यूंगसुंग मैं। वो बंदा कहता है आप कहाँ जा रहे हैं? सीन कटता है। ह्यूंगसुंग कहता है ये जो गलती हुई है वो तुम्हारी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। गोचैन अपनी कंपनी के एक ऑफिसर के सामने बैठा हुआ था और वो कहता है तुम क्या सोच रहे थे? चीजों को संभालने लगे इससे पहले कि तुम हायर अप को रिपोर्ट करो। ये देख रहे हो आर्टिकल्स, लोगों की जिंदगी, ऑफ कोर्स ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंपनी के बारे में क्या? हमारी कंपनी, क्या तुम्हें मालूम है कितना ज्यादा लॉस हुआ है? जैसे तुमने चीजें हैंडल करी है उसकी वजह से हमारा कितना बड़ा नुकसान हुआ है। क्या तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हो कि हमारे अपार्टमेंट सेल नहीं हुए? मेरा मतलब क्या तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले भी सकते हो? तुमने बिना सोचे समझे ये कर तो दिया है, लेकिन उसके बाद इन सब चीजों को हमें संभालना पड़ता है। फिर उसका फादर कहता है सही कहा, तुमने पूरे स्टेशन को हिला दिया इसकी वजह से, और मैंने सुना खाली एम्बुलेंस नहीं, यहाँ तक कि लोगों ने पुलिस वालों को भी रिपोर्ट करा और रिपोर्टर्स ने इसको उससे भी ज्यादा फास्ट नोटिस कर लिया। गोचैन तो तुम क्या प्लान कर रहे हो इस सिचुएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए? सीन पास्ट में गया। ह्यूंगसुंग उसको कहता है चेयरमैन एक ऐसा पर्सन है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइड देता है अपनी कंस्ट्रक्शन में, उस पॉइंट पर कि वो अपने आप को रिसेंबल करता है एक क्राफ्ट्समैन। लेकिन तब तुम क्या करोगे अगर एक ऐसी ही अब्सर्ड सेफ्टी एक्सीडेंट हो जाए तुम्हारे सामने जैसे कि हुआ? मुझे पक्का यकीन है कि वो कोशिश करेंगे उसे सुलझाने के लिए, इसलिए अपने फादर्स के ऑर्डर को फॉलो करो। गोचैन अपने मन में कहता है फादर्स ऑर्डर? ह्यूंगसुंग कहता है जैसा कि मैंने कहा पीछे मत हटो और लगातार पुश करते रहो, आगे बढ़ते रहो। गोचैन कहता है फादर इस कंस्ट्रक्शन को पूरी तरीके से तोड़कर दोबारा से शुरू करते हैं। ये बात सुनकर वो फादर और उसका जो ऑफिसर था वो दोनों शॉक हो गए। वो ऑफिसर कहता है
क्या कहा तुमने? गोचेन का फादर कहता है तुम बस एक हाई स्कूल ग्रेजुएट हो और कंस्ट्रक्शन वर्कर होने के नाते कम से कम तुम्हारे पास एक कॉमन सेंस तो होनी चाहिए। क्या तुम्हें मालूम नहीं ये जितना भी मोस्ट कंस्ट्रक्शन होता है सब कुछ बैंक की जेब में से आता है और हर दिन इंटरेस्ट बढ़ते जाता है। तभी ऑफिसर कहता है और इन सब कॉस्ट को मिलाने के बाद डेमोलिशन कॉस्ट, इंटरेस्ट और फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। क्या तुझे क्या लगता है ये नेसेसरी है इतना बड़ा हंगामा करना, वो बस एक सिंगल अपार्टमेंट बिल्डिंग के लिए? गोचेन कहता है हाँ मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ 1 अपार्टमेंट बिल्डिंग है। जैसा कि आपने कहा कि हम बहुत ज्यादा भारी नुकसान झेलने वाले हैं। मुझे मालूम है कि मैं कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं कर सकता हूँ, मुझे मालूम है, लेकिन हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रस्ट। आपको तो मालूम ही है आजकल खबरों में पुअर कंस्ट्रक्शन की खबरें बहुत ज्यादा तेजी से फैलती हैं, है ना? और अगर प्रॉफिट को साइड में रख दें तो बिल्डर्स की रेपुटेशन वो भी सीधा जमीन से नीचे गिर जाती है। और अगर इस सिचुएशन में हम इस बिल्डिंग को दोबारा से बस सोल्डरिंग करके बना देंगे जो कि गिर गई थी, तो आपको क्या लगता है कि क्या होगा? और इस सिचुएशन के अंदर अगर हम इस बिल्डिंग को कंप्लीट कर देंगे, बस उसको दोबारा से सोल्डर करके बस ऐसे ही खड़ी कर देंगे जो बिल्डिंग गिर चुकी थी, तो आपको क्या लगता है कि क्या होगा? वो ऑफिसर कहता है उस बंदे की वजह से जिसकी वजह से ये खबर बाहर फैली ये बिल्डिंग बिकेगी नहीं, लेकिन हमारे लॉस कम होंगे अगर हम नई बिल्डिंग को शुरू करेंगे उससे। गोचेन कहता है चेनसियोक, ये शायद इसका छोटा भाई है। गोचेन कहता है अभी हमें पैसों के लॉस के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें उसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसकी वजह से हमारा ट्रस्ट टूट गया है। ये तो बस एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है और हम अपनी गलती को मानकर माफी मांगकर ये दिखाएंगे कि हम अपनी गलती को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर हम अपने टूटे हुए ट्रस्ट को जोड़ सकते हैं। एकदम से तो नहीं होगा लेकिन धीरे धीरे करके, और वो होगी म्यूजिक कंस्ट्रक्शन की फाउंडेशन। गोसुक कहता है लगता है तू सपने बहुत देखता है, हम एक बिजनेस ला रहे हैं और हम बिजनेस छोड़कर तेरी बातों पर ध्यान दें, जैसा तू कह रहा है वो करें, और तुम्हारे इस सपनों को छोड़कर हमें एक्चुअल प्रॉफिट पर ध्यान देना चाहिए, हमें प्रॉफिट के बारे में सोचना चाहिए। तभी उनका फादर कहता है मेरा सबसे बड़ा बेटा लगता है अपने सेंसेस पर फाइनली आ गया है। जो एक्सीडेंट हुआ था किम ह्यूंगसुंग की पिछली लाइफ में सेम टाइम पर ऐसा ही कुछ एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन उस टाइम पर जो चेयरमैन था म्यूजिक कंस्ट्रक्शन कंपनी का, उन्होंने ये मीडिया को रिवील करा जो एक्सीडेंट उन लोगों ने कवर कर रखा था। उन्होंने खुद जाकर ये सब बारी की सारी बात मीडिया को जाकर बताई और बाद में उन्होंने अपनी फिलोसफी रिवील करी कंस्ट्रक्शन के बारे में। अभी प्रेजेंट के अंदर वो फादर कहता है क्या तुम्हें मालूम है कि मुझे इस एक्सीडेंट के बारे में सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात पे आ रहा है? ये सारा का सारा एक्सीडेंट उस वजह से हुआ वो बेसिक प्रोसेस जिसे कहते हैं कास्टिंग, और इस जैसी गलती हमें म्यूजिक कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम के नीचे कभी नहीं करनी चाहिए थी। एक घर जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर सेफ्टी सबसे पहले आती है और बाद में कई सारे कॉम्प्लिकेटेड पर्सनल इंटरेस्ट। गोचेन कहता है यस फादर। वो कहता है गुड जॉब, मुझे लगा था कि तुम थॉटलेसली अपनी जिंदगी को जी रहे हो, लेकिन अब लगता है कि तुम बड़े हो चुके हो और तुम्हारे अंदर मेरी खूबियां दिखने लग गई है। म्यूजिक कंस्ट्रक्शन एक कंपनी है लेकिन एक फैमिली बिजनेस भी जो अपने कस्टमर के घर को आगे रखते हैं, वो हमारी टॉप प्रायोरिटी होती है। इसलिए इस अच्छे काम को जारी रखते रहो और फिर तुम मेरे बाद मेरी लेगेसी को कंटिन्यू कर पाओगे। जो उसका छोटा भाई था गोस्योक, उसकी गुस्से में नसें बाहर निकलने आ गई थी। कुछ दिनों बाद उस एक्सीडेंट के जो कई सारे विक्टिम्स थे उन सभी को बस माइनर इंजरीज हुई, लेकिन एक उसका ऑपरेशन करना पड़ा। तभी कोई कहता है ऐसा लगता है कि जो आपके हस्बैंड है उनकी दोनों टांगों को काटना पड़ेगा। वो वाइफ कहती है ओ माय गुडनेस हनी। तब इसके साथ में कोई था, वो कहता है युनसुक। बाद में वो वाइफ कहती है भैया अब हम क्या करें, मैं इस बात को बच्चों को कैसे बताऊंगी? वो कहता है शांत हो जाओ, म्यूजिक कंस्ट्रक्शन कंपनी के लोग जल्द ही आने वाले हैं और तुम्हें ऐसा एक्ट करना नहीं चाहिए। वो कहती है मुझे लगता है कि मैं उन लोगों के साथ प्रॉपरली बात कर पाऊंगी। मैंने सुना है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी के लोग इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट को हैंडल नहीं करते हैं और कंपनसेशन तो दूर की बात है। तभी वो कहता है हिम्मत मत हारो, हमें ब्रदर इन लॉ की दोनों लातों के प्रॉपरली कंपनसेशन। तभी उनकी बात कोई टोक देता है। वो कहता है मिसेस किम, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं म्यूजिक कंस्ट्रक्शन कंपनी को और हम उस एक्सीडेंट के लिए आपसे सिंसियरली माफी मांगते हैं। सीन पास्ट में जाता है। जो गोचन था वो अपनी गाड़ी में कहता है फादर ने मुझे कहा कि मैं इसी काम को जारी रखता रहूं जो अभी मैं कर रहा हूं, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? वो फिर ह्यूंगसुंग को फोन लगाता है। वो कहता है मैं अपने फादर को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता हूं, ये पहली बार है कि उन्होंने मेरे लिए कुछ एक्सपेक्टेशन जताई है। ह्यूंगसुंग कहता है पहले तो तुम इस एक्सीडेंट को संभालना चालू करो। इस एक्सीडेंट में 2 प्रकार के विक्टिम होंगे। पहले तो वो किराएदार जो इस घर को लेना चाहते होंगे, मिड टर्म लोन डिले हो गए, इंटरेस्ट पेमेंट, प्री सेल, प्राइस एडजस्टमेंट। अगर तुम उनको प्रॉमिस करोगे कि तुम जो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है उनके बारे में सब कुछ उनको बताने के लिए तैयार हो, तो वो लोग तुरंत शांत हो जाएंगे। और अगली प्रॉब्लम है दूसरे लोग। गोचन कहता है वो कौन है? ह्यूंगसुंग कहता है वो लोग जो एक्सीडेंट में इंजर हुए हैं, उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करो जितना सिंसियरली हो सके उतना, इतना
कि वो लोग प्राउड फील करें कि उन लोगों ने म्यूजिक कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए काम करा है। तभी वही लोग कहते हैं ये एक्सीडेंट पूरी तरीके से हमारी म्यूजिक कंस्ट्रक्शन कंपनी का फॉल्ट है, ये सब कुछ हमारी गलती है। हमें मालूम है कि ये दर्द पैसों से रिजोल्व नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी हम हमारी पूरी कोशिश करेंगे जितना हम कर सकते हैं। वो वाइफ कहती है सच्ची में? वो कहता है सर्जरी और ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस सारे जो भी खर्चे हैं हम इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट के रूप में ट्रीट करेंगे और उसके ऊपर हम एडिशनली 500 मिलियन वॉन सेपरेटली कंपनसेशन के रूप में देने के लिए तैयार हैं। और उसके बाद जो आपके हस्बैंड हैं हमारे डिपार्टमेंट में काम करेंगे जिसके अंदर रिक्वायर होता है फील्ड एक्सपीरियंस। आपके हस्बैंड हमारी कंपनी में बड़े लंबे समय से काम कर रहे हैं और हम आपके हस्बैंड के हार्डवर्क के लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हैं, जो अब तक हमारे साथ थे और हम भी अब उनके साथ ही हैं। वो वाइफ रोने लगी। वो कहती है थैंक यू सो मच। वो रोते रोते उनका बहुत ज्यादा धन्यवाद कर रही थी और उसके साथ जो उसका भाई था वो भी थैंक यू कर रहा था। गोचैन वहीं पर बैठा हुआ था। बाद में गोचैन कहता है दूसरा बंदा कहता है हाँ बोलिए सर। गोचैन कहता है तुम्हें क्या लगता है कंस्ट्रक्शन वर्क क्या होता है? वो कहता है मुझे पक्का तो पता नहीं, शायद ये बिल्डिंग स्ट्रक्चर के बारे में होगा। एकदम से क्यों पूछ रहे हो? गोचैन कहता है मैं ये बिलीव करता था जो हमारी कंपनी है वो सब कुछ पैसों के लिए करती है, पैसा कमाने के लिए। बिल्डिंग खड़ी करो, उनको बेचो। लेकिन इस एक्सीडेंट के बाद ये जो भी हुआ है, मेरे जो ख्याल है, मेरे थॉट्स सब कुछ बदल गए। वो कहता है अच्छा ऐसी बात है? गोचैन कहता है मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हमारी कंपनी के सहारे चल रहे हैं। लोग जो काम करते हैं फैमिली को खाना खिलाने के लिए, लोग जो हमारे बनाए घर में रहते हैं, जिन्होंने उन्हें खरीदा अपने पूरी जिंदगी की मेहनत करके, पैसे बचा बचा कर। लगता है मैंने अभी तक अपनी पोजीशन को बहुत ज्यादा हल्के में ले रखा था। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं तो बस आराम से अपनी जिंदगी को जीना चाहता था। फिर वो अपने मन में कहने लगता है क्या यह तब हुआ उस ब्रैट की वजह से? मैं सिंसियरली उस पोजीशन को पाना चाहता था, वो प्रेसिडेंट की, जिसपे मैंने हार मान ली थी कि वो मुझे कभी भी मिलेगी नहीं। और तब गोचैन ने यह ठान लिया कि वो पहले वाली जिंदगी जो वो जिया करता था अब से नहीं जिएगा। अब प्रेजेंट में गोचैन कहता है मैं पक्का ही अपने फादर की तरह दिखता हूँ। कैसे हम दोनों एक ही बात सोचते हैं, एक ही तरीके से। मुझे बाकी के बारे में तो कुछ नहीं मालूम, लेकिन मुझे आशा है कि जो लोग मुझसे कनेक्टेड हैं वो अच्छी तरीके से जिंदगी को जिएंगे। वो कहता है तो अच्छी बात है। वो अपने मन में कहता है ये बंदा सच्ची में बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। तभी कोई बंदा वहाँ पर आता है। वो कहता है यहाँ पर स्मोकिंग करना अलाउ नहीं है, तुम्हें मालूम नहीं? इसे तुरंत के तुरंत बुझा दो। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि ये हॉस्पिटल है? तभी गोचैन का साथी कहता है हाँ हम माफी मांगते हैं। गोचैन गाली देता है। वो खड़ा होकर उस पर गुस्सा करने लगा। वो कहता है मूड कितना ज्यादा अच्छा था और तुमने आके खराब कर दिया। वो कहता है क्या? गोचैन कहता है दफा हो जा, इससे पहले मैं इस हॉस्पिटल को डिस्ट्रॉय कर दूं। वही बंदा अपने मन में कहता है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट करा था, लोग इतनी जल्दी बदलते नहीं है। उसके बाद एक हफ्ता बीत गया और उसकी वजह से एक बटरफ्लाई इफेक्ट हुआ, जिसके बारे में यहाँ तक कि जो हिंगसुंग है उसने भी सोचा नहीं था। एक नया बोर्ड गेम शुरू हुआ। टीवी पर एक बंदा आता है, उसके साथ था एक रिपोर्टर। वो कहता है क्या आप बता सकते हैं कि आपका नाम क्या है? वो कहता है मेरा नाम है जॉन ह्यूक और मैं हूँ कंस्ट्रक्शन वर्कर का बेटा जिनको परमानेंट डिसेबिलिटी हुआ है, वो भी इंचियोन के कंस्ट्रक्शन एक्सीडेंट के अंदर। अगर सच कहा जाए म्यूजिक कंस्ट्रक्शन कंपनी का एक्सीडेंट कुछ नहीं था, बस एक पासिंग इंसिडेंट था। ज्यादा लोग इस एक्सीडेंट में इंटरेस्टेड नहीं थे, जो एक रूरल एरिया में हुआ और वहाँ पर किसी की मौत नहीं हुई। हाउएवर एक रिपोर्टर कहती है एक बहुत बड़ी अनफॉर्चुनेट न्यूज सामने आई है, जिसके अंदर रिपोर्ट हुआ है कि टोटल 5 लोग अपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन साइट जो गैंगम सियोल में है वहाँ पर मर गए। एक वर्कर कहता है उन्होंने कहा हम सभी को कि ये बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। हमने कहा कि यहाँ पर लोग मर सकते हैं, लेकिन उन लोगों ने हमारी बात नहीं सुनी। धीरे धीरे करके एक के बाद एक आर्टिकल आने लगे। जो केसेस दफन हो गए थे वो भी सामने आ गए और लोगों का गुस्सा धीरे धीरे करके पूरी कंट्री में फैल गया। वो न्यूज रिपोर्टर कहता है क्या आप बता सकते हैं आपका नाम क्या है? वो कहता है कि मेरा नाम है जॉन ह्यूक और मैं कंस्ट्रक्शन वर्कर का सन हूँ जिनको परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई है, वो भी एक कंस्ट्रक्शन एक्सीडेंट के अंदर जो इंचियोन में हुआ था। वो कहता है क्या आप बता सकते हैं कि आपके फादर को हुआ क्या? वो कहता है हाँ, उस दिन साइट के ऊपर मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करा जा रहा था क्रेन की मदद से। और बाद में सब कुछ बताने के बाद वो कहता है लेकिन जो मोस्ट सीरियस चीज है वो था रिस्पॉन्स कंस्ट्रक्शन कंपनी वालों का। रिपोर्टर कहता है तो आप कह रहे हैं कि जो रिस्पॉन्स था एक्सीडेंट होने के बाद कैसा था? वो कहता है एक्सीडेंट हुआ, लोगों को चोट लगी और अगर कॉमन सेंस की बात की जाए तो पहले उन लोगों को एम्बुलेंस को फोन करना चाहिए था, है ना? लेकिन जो साइट मैनेजर था उस टाइम पर उन्होंने ब्लॉक करा सभी लोगों को रिपोर्ट करने से और सभी को कहा कि वो पहले अपने हायर अप को रिपोर्ट करेगा। और आखिर में मेरे डैड हॉस्पिटल में 2 घंटे बाद पहुंचे। रिपोर्टर कहता है हमने सुना कि जो हॉस्पिटल था वो एक्सीडेंट साइट से काफी दूर था और वहाँ पर कोई भी ट्रांसपोर्ट के लिए व्हीकल भी नहीं था जो उनको 1 घंटे के अंदर इतनी दूर ले जा सके। वो बंदा अपने मुक्के को जोर से टेबल
पर मारता है। वो कहता है वो इसीलिए क्योंकि उन लोगों ने उनको उस हॉस्पिटल में ट्रांसपोर्ट करा जिनसे उनका एफिलिएटेड कमीशन हो चुका है, ताकि उनको एडिशनल इंश्योरेंस बेनिफिट मिल सके। अगर दूसरी भाषा में कहा जाए, उन्होंने कहा कि वो हमारा बर्डन को कम करना चाहते हैं, लेकिन मेरे फादर को कोई भी बेनिफिट रिसीव नहीं हुए। रिपोर्टर कहता है आपको क्यों लगता है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी वालों ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया? वो कहता है ऑफ कोर्स ताकि इस एक्सीडेंट को दबाने के लिए, ताकि वो लोग इस मामले को रफा दफा कर दे बिना किसी रुकावट के। रिपोर्टर कहता है अच्छा, तो आखिर में ये सब कुछ पैसों के बारे में है। वो कहता है हाँ, कंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए अपना प्रॉफिट ही इम्पोर्टेंट होता है। उन्हें वर्कर के लिए कोई भी हमदर्दी या फिर फिक्र नहीं है। वो तो बस उन लोगों के लिए खिलौने हैं, चाहे मरे चाहे जिए। और इसीलिए मैंने इतनी हिम्मत करी है कि मैं इस कैमरे के सामने आया हूँ, इस आशा में कि कोई और विक्टिम मेरे फादर जैसा अपीयर ना हो। रिपोर्टर कहता है थैंक यू एक और बार इस मुश्किल डिसीजन को लेने के लिए। क्या तुम और कुछ कहना चाहते हो? वो कहता है हाँ, मैं अभी करंटली खुद भी एक कंस्ट्रक्शन साइट पर ही काम कर रहा हूँ और कोइंसिडेंटली वहाँ पर भी एक एक्सीडेंट हुआ। उस कंस्ट्रक्शन साइट पर ज्यादा टाइम की बात नहीं है, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन कंपनी, उनका रिस्पॉन्स बिल्कुल अलग था मेरे फादर के केस से। और वहीं दूसरी तरफ जो गोचैन था, उसको अपॉइंट कर दिया गया साइट मैनेजर उस बिल्डिंग की रिकंस्ट्रक्शन के लिए। जब भी वो हो जाता वहाँ पर वो लोग कहते डायरेक्टर आप आ गए, गुड मॉर्निंग, आज तो आप बहुत ज्यादा कूदर लग रहे हैं। गोचैन कहता है क्या हो गया तुम लोगों को? तभी कोई कहता है लगता है जो ये इंसिडेंट हुआ है इससे इन लोगों का, जो ये वर्कर्स हैं, उनका पर्सपेक्टिव, नजरिया बदल गया और सभी लोग आपको पसंद करने लगे। गोचैन कहता है क्या, इसका मैं क्या करूं, मेरा क्या फायदा? तभी एक वर्कर गोचैन को कुछ देता है। वो कहता है सर ये है कुछ अनियन का जूस जो मेरी वाइफ ने मेरे लिए पैक करा था, आपको भी थोड़ा सा ड्रिंक करना चाहिए, ये बहुत ज्यादा बढ़िया है। गोचैन कहता है क्या? बाद में गोचैन कहता है मुझे भूख लग रही है, आखिरकार मुझे डायरेक्टर क्यों बना दिया और हर शाम मुझे हर दिन की रिपोर्ट देनी पड़ती है। ये बहुत ज्यादा ऑकवर्ड पोजीशन है, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट करा था। ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। कंस्ट्रक्शन साइट के रेमन बहुत ज्यादा बेस्ट हैं। तभी एक बंदा आता है, वो कहता है डायरेक्टर आपका एक मेहमान आया है। गोचैन कहता है मेहमान? कैसा मेहमान? वो एक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी से आए हैं, यानी टीवी वाले, और यहाँ पर फिल्म करना चाहते हैं और मेन ऑफिस ने इसके लिए हाँ कर दी है। गोचैन कहता है ठीक है, मैं एक ब्रेक लेने वाला हूँ, इसलिए उसे तुम ही संभाल लो। वो कहता है वो आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। गोचैन कहता है क्या, मेरा क्यों, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? वो कहता है मुझे नहीं मालूम। और उसी रात चेयरमैन उसका घर, वो एक टीवी देख रहा था। एक रिपोर्टर कहता है जो म्यूजिक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उन्होंने ये डिसाइड करा है कि वो अपार्टमेंट को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? दूसरा कहता है पहली बात तो ये वहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ जो होना नहीं चाहिए था। हाउएवर कई सारी चीजों को कंपनी वाले रोक नहीं सकते हैं, वो एक गलती थी। और सारे के सारे जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होते हैं वो सभी के सभी कंस्ट्रक्शन के पैसे बैंक लोन से चुकाते हैं, और अगर दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन चालू करी जाए तो रीपेमेंट डेट आगे बढ़ाई जाती है और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी ऐड हो जाता है, और तो और उसके लिए और लोन भी लेना पड़ता है, और इसी वजह से उन लोगों को बहुत बड़ा नुकसान भी होता है, माइनस और उसके ऊपर और माइनस। ये बहुत ज्यादा अनयूजुअल सिचुएशन हो सकती है। रिपोर्टर कहता है ऑफ कोर्स आप ये कह सकते हैं कि जो म्यूजिक कंस्ट्रक्शन कंपनी है उन लोगों ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। दूसरा कहता है और हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं उस पर्सन को जिन्होंने ये बड़ा डिसीजन लिया है, म्यूजिक कंस्ट्रक्शन कंपनी के एल्डेस्ट सन गोचैन। तभी वो वाइफ कहती है अगर सच कहूँ मुझे लगा था कि वो लोग मेरे पास आकर मुझसे माफी मांगेंगे। मुझे तो चिंता हो रही थी कि वो लोग इस वर्क एक्सीडेंट को मानेंगे भी या नहीं, लेकिन जो मैन जिन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया वो था चेयरमैन का बेटा। पहले तो हमारे पास आए और हमसे माफी मांगी, और मुझे ये फील हुआ कि आखिरकार वो लोग कितने ज्यादा सिंसियर थे। ऑफ कोर्स मैं बहुत ज्यादा गुस्सा होती ये सोचकर जो भी मेरे हस्बैंड के टांगों के साथ हुआ, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि ये बहुत ज्यादा रिलीफ की बात है कि उन्होंने इस कंपनी के लिए काम करा जो अपने वर्कर्स को हर तरीके से मदद करने के लिए तैयार है। और गोचैन का फादर ये सब कुछ देख रहा था। तभी एक रिपोर्टर कहता है हमारे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जो हमें एक्सीडेंट के तुरंत बाद मिली थी, उन्होंने बहुत ज्यादा इंप्रेसिव रिस्पॉन्स करा। मैंने सुना था कि आप बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि पहले हमें लोगों की जिंदगी को आगे रखना चाहिए बिना किसी पैसों की चिंता किए। गोचैन कहता है हाँ। रिपोर्टर कहता है खाली ये नहीं, आपको इस एक्सीडेंट के बारे में आपने अपने आप को ही जिम्मेदार ढाला और आपने ये इंसिस्ट करा कि इस कंस्ट्रक्शन को, इस बिल्डिंग को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। इसकी क्या वजह थी? ये बहुत ज्यादा अनयूजुअल डिसीजन है। गोचैन कहता है मैंने बस अपने फादर की टीचिंग्स को ही फॉलो करा। जब मैं छोटा था वो हमेशा कहते थे कि हम जो कुछ भी करते हैं वो पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि एक फैमिली बिजनेस है जो हमें लाइफ टाइम के लिए चलाना है। लेकिन हम अब हमारे लॉस को लेकर रोते थोड़ी रहेंगे, हमने गलती करी है और हमको उसको सुधारना है। चेयरमैन के फोन में किसी दूसरे चेयरमैन का फोन आता है। चेयरमैन फोन उठाता है, वो कहता है ओ तुम हो, क्या बात है? वो दूसरा कहता है चेयरमैन को तुमने अपने एल्डेस्ट सन को बड़ी अच्छी तरीके से पाला है। चेयरमैन कहता है हाँ मुझे मालूम है, क्योंकि जितनी भी उसने ट्रबल खड़ी करी है मैं सोचता था आखिरकार वो किस फैमिली को बिलोंग करता है,
लेकिन उसने कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करा है इसे पता लगता है कि उसके अंदर मेरे ही गुण हैं। फिर ये बंदा कहता है हाँ तो मैं बात कर रहा था मेरी बेटी की। बाद में चेयरमैन की सेक्रेटरी वो कहती है चेयरमैन को आप एक ब्लाइंड डेट के बारे में क्या सोचते हैं उन फैमिली ऑफ जजेस प्रोसिक्यूटर्स जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। चेयरमैन कहता है वो लोग जब पिछली बार मैंने उन लोगों के साथ कॉन्टेक्ट किया था तो उन लोगों ने साफ मना कर दिया, लेकिन अब ये सब होने के बाद मुझसे पूछ रहे हैं। वो कहती है अभी खाली डे से नहीं बल्कि पूरी कंट्री से इंक्वायरी आ रही है। चेयरमैन कहता है अच्छा ऐसी बात है। वो कहती है हाँ तो अगर जो फैमिली मैंने आपको बताई थी पिछली बार वो आपको पसंद नहीं आई मैं आपको और भी फैमिलीज रिकमेंड कर सकती हूँ, इसलिए मुझे बताना मत भूलना। चेयरमैन कहता है ठीक है मैं समझ गया। तब इसके पास उसकी एक और सेक्रेटरी आती है। वो कहती है चेयरमैन आपने मुझे बुलाया। चेयरमैन कहता है हाँ आपसे तुम लोगों को कोई भी आने वाले रिश्ते उनका फोन उठाने की जरूरत नहीं। वो कहती है ठीक है मैं समझ गई। चेयरमैन कहता है और एटमोस्फेयर कैसा है। वो कहती है अभी के लिए बहुत सारे कंस्ट्रक्शन ऑर्डर आ रहे हैं, अभी तक कई सारे मेजर जैसे कि एस ग्रुप न्यू हेडक्वार्टर जोंगो के 3000 अपार्टमेंट रिबिल्ड करने हैं, गैंगम में गैंगबुक की न्यूशल बिल्डिंग बनानी है और एम्प्लॉय अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स जे केमिकल इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स के। और हाँ हमें एक फोन आया है डेसन सिटी से, वो हमारे साथ जल्दी से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना चाहते हैं जो हमने पिछली बार प्रपोज किया था हाउसिंग सप्लाई प्रोजेक्ट 5000 घरों का। वो लोग चाहते हैं कि हम अनाउंस करें कंस्ट्रक्शन शेड्यूल अगले साल के पहले 6 महीनों के अंदर कम से कम। और ये थी वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी जो म्यूजिक कंस्ट्रक्शन को चाहिए थी बहुत बैडली। वो था उनके लिए एक जैकपॉट। गोचेन कहता है क्या? चेयरमैन कहता है हाँ अब से तुम म्यूजिक कंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो और जो भी इस कमरे में है अपने दिल से अपनी आत्मा से तुम्हारी मदद करेंगे। गोचेन अपने मन में कहता है क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? वो लोग उसके लिए तालिब जाते हैं। वो कहते हैं कांग्रेचुलेशन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गोचेन। गोचेन सोचता है ये सारे के सारे लोग मुझे नीची नजर से देखते थे जैसे कि मैं बहुत ज्यादा बेचारा हूँ। तभी दूसरा कहता है अब से अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो आप हमें बता सकते हैं। गोचेन सोचता है और ये दोनों तो मेरे छोटे भाई की साइड पर थे। चेयरमैन कहता है और तुम ज्वाइन करोगे डेसन सिटी के प्रोजेक्ट को। मुझे मालूम है कि ये अभी भी बहुत ज्यादा जल्दबाजी हो रही है लेकिन तुम जैसे ही एक्सपीरियंस करोगे तुम सीखते रहोगे। गोचेन कहता हाँ मतलब हाँ तो फिर मिलकर अच्छे से काम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्कूल के अंदर कई सारे बच्चे आपस में बातें कर रहे थे और ये वाला पता नहीं एक अजीब तरीके से बैठा हुआ था। और वही ह्यूंगसुंग उसको गोचेन मैसेज करता है कि वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गया और ह्यूंगसुंग को कांग्रेचुलेशन मैसेज करता है। फिर गोचेन कहता है और तो और उसके ऊपर मुझे पार्टिसिपेट करने के लिए कहा गया, वो भी बहुत ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट 5000 घरों का डेसन सिटी के अंदर। मुझे यकीन नहीं हो रहा है तुम बहुत ज्यादा रियली ऑसम हो। ह्यूंगसुंग अपने मन में कहता है मेरे पास कोई भी आइडिया नहीं था, आखिरकार चीजें ऐसी चली जाएंगी। ये 5000 घरों का जो सप्लाई प्रोजेक्ट है वो तो फ्यूचर में होने वाला था, कुछ तो अनएक्सपेक्टेड हुआ। क्या एक बटरफ्लाई इफेक्ट है? मेरे ओरिजिनल प्लान के अकॉर्डिंग उसे तो अपनी ओपोजिशन म्यूजिक कंस्ट्रक्शन के अंदर मजबूत करनी थी इस इंसिडेंट के बाद, और धीरे धीरे करके इसी बेस पर वो 5000 हाउस होल्ड कंस्ट्रक्शन के अंदर भी जुड़ सकता है थैंक्स टू चेयरमैन, जिनकी वजह से अब मुझे वो सब करवाने की कोई जरूरत नहीं। नेचुरली जो गोचेन की प्रमोशन हुई है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो बन गया है उसकी मदद से मेरे फ्यूचर प्लान उनको भी फायदा होगा। लेकिन ये सब कुछ मेरी प्रिडिक्शन के बिल्कुल बाहर था। मुझे हर एक छोटे से छोटे वेरिएबल को काउंट करना होगा क्योंकि मैं एक सिंगल फेलियर को भी अलाउ नहीं कर सकता। तब स्कूल के अंदर गोचेन आ जाता है। ह्यूंगसुंग सोचता है तो गोचेन की गाड़ी है, ये स्कूल में क्या कर रहा है? इसने मुझे मैसेज में बताया भी नहीं। गोचेन प्रिंसिपल के पास जाता है। वो कहता है कैसे हो तुम? अच्छे हो? प्रिंसिपल कहता है मैं तो अच्छा हूँ। बाय द वे मैं तुम्हारी अपीयरेंस से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो चुका हूँ। कितना बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया तुमने, मुझे तुम पर बहुत ज्यादा प्राउड है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, क्या म्यूजिक कंस्ट्रक्शन डेसन की प्राइड नहीं है? गोचेन अपने मन में कहता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इसने कहा इसका मतलब इससे पहले ये खबर ऑफिशियली अनाउंस होती इस बुड्ढे को पहले ही भनक लग गई, इसका मतलब इसके कई सारे अच्छे कनेक्शन हैं। गोचेन कहता है पहला तो मैं यहाँ पर जिस वजह से आया हूँ वो है मैं अपने आप के जो ग्रेटिट्यूड है उसको एक्सप्रेस करना चाहता हूँ जो आपने ह्यूंगसुंग का ख्याल रखा है उसके लिए। प्रिंसिपल कहता है ऑफ कोर्स एक अच्छा इंसान होने के नाते मुझे ये करना है तो था ही। गोचेन कहता है लेकिन फिर भी लोगों को अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहिए ताकि दूसरे बंदे को पता चले कि वो आखिरकार कैसा फील करते हैं उनके बारे में। ये सब कुछ लेना देना इसी के बारे में तो है और इसी सेंस में मैं एक गिफ्ट देने के बारे में सोच रहा था। प्रिंसिपल कहता है गिफ्ट? गोचेन कहता है सिटी की कोऑपरेशन की मदद से मैं एक नया जिम बनाना चाहता हूँ, उसके अंदर एक स्विमिंग पूल भी। वो प्रिंसिपल अपने ख्यालों में गुम हो गया। वो अपने मन में कहता है एक
नया जिम, स्विमिंग पूल, ये बेसिक कंडीशन तो बहुत ज्यादा बढ़िया है। प्रिंसिपल कहता है हम अपना बेस्ट देंगे, तुम्हें डिसअपॉइंट कभी नहीं करेंगे, अब से प्लीज हमारे अंदर बिलीव करिए। मैं नहीं, पूरा एंटायर स्कूल ह्यूंगसुंग को सपोर्ट करेगा मैटेरियली और स्पिरिचुअली। गोचैन कहता है आपके वादे के लिए थैंक यू। गोचैन सोचता है ये सही है, लेना और देना, दो और पाओ। गोचैन कहता है तो क्या आप उसको थोड़ी देर के लिए बुला सकते हैं, टीचर युंगचुल को। गोचैन कहता है तुम्हें मालूम है मुझे तुम्हारे जैसे लोग बहुत पसंद है इस दुनिया में जहाँ पर लोग हर कोई स्ट्रगल कर रहा है खाने के लिए, रहने के लिए। ये तो एक नेचुरल बात है कि लोग अमीरों के लिए काम करते हैं। मैंने कहानी सुनी है कि तुमने शिन योंगमिंग को बहुत बुरी तरीके से पनिश करा बिना डरे, और कई सारे रूमर भी फैल चुके हैं कि मैंने तुम्हें घूस दी है। लेकिन इसमें क्या कोई प्रॉब्लम है? जो कुछ भी लोग कहते हैं उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम लगातार स्कूल के अंदर जीतते रहोगे अपने दोनों हाथों में गिफ्ट भरकर। तुम अपने घर के प्राउड हेड बन जाओगे और ये कम से कम 3 सालों में तो पास ही हो जाएगा। इसका मतलब और भी कई सारे रिवार्ड आने वाले हैं। वो टीचर युंगचुल कहता है हाँ सही कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा लगता है। गोचैन कहता है मैंने सुना है कि आप ज्यादातर ओरेकल में जाते हैं। वो टीचर कहता है हाँ। गोचैन कहता है मैंने वहाँ पर तुम्हारा एक अच्छा नाम बना दिया है। आज रात जाओ अपने दोस्तों को लेकर और मजे करो दिल भर कर, बिना पैसों की चिंता करे। और मैंने तुम्हारे लिए एक विटामिन बॉक्स भी पैक कर दिया है, इसलिए जाते वक्त ले जाना, भूलना मत। युंगचुल कहता है क्या? गोचैन कहता है पैसे की बात कर रहा हूँ। और अब अपने दिमाग में एक बात फंसा लो, जिस बंदे के साथ तुम डील कर रहे हो वो कोई पेरेंट नहीं है जिसके पास बस थोड़ा बहुत पैसा है, बल्कि वो है सक्सेसर म्यूजिन कंस्ट्रक्शन कंपनी का, जिसके एक हाथ में अंधा पैसा और दूसरे में पूरा का पूरा डेसन, उसकी सारी की सारी पावर। और मैं रिवार्ड देने में कोई कमी नहीं छोड़ता। बाद में गोचैन कहता है थैंक यू। गोचैन कहता है बस हाँ, तुमने मुझसे कुछ पूछा भी नहीं। युंगसुंग कहता है तो ऑब्वियस है, तुमने मुझे थैंक यू कहा क्योंकि जो भी तुमने उस एक्सीडेंट के वक्त रिस्पॉन्स करा तुम बहुत ज्यादा थैंकफुल हो गए। गोचैन कहता है हाँ, अब इसकी मदद से मैं पूरी तरीके से तुम पर ट्रस्ट करने लग गया हूँ। मैंने तुम्हें अच्छी तरीके से पहचान लिया। सच कहूँ पिछली बार हमने गोस्यो को नीचे गिराया था, ये काम तो कोई भी कर सकता था उसके पुराने कांडों को बाहर निकाल कर, लेकिन अब की बार ये कोई सिंपल मैटर नहीं है। तुमने फादर की जो टेंडेंसी है उनको परफेक्टली आइडेंटिफाई करा और एक्यूरेटली बेनिफिट को प्रिडिक्ट करा जो रिकंस्ट्रक्शन के डिसीजन से आएंगे। और थैंक यू, तुम्हारी वजह से मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गया और जल्द ही चेयरमैन भी बन जाऊंगा। मुझे नहीं मालूम कि तुम कैसा फ्यूचर बनाना चाहते हो, लेकिन इसका मतलब है कि तुम्हें उसके लिए पावर की जरूरत है, इतनी पावर कि तुम मुझे चेयरमैन बनाना चाहते हो। मैं तैयार हूँ और तुम भी अपना बेस्ट दो। तुम अपनी जगह पर और मैं अपनी जगह पर, हम अपना बेस्ट देंगे। युंगसुंग कहता है श्योर। गोचैन कहता है क्या ही ब्लाइंड किड है। बाय द वे मुझे बताओ अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है। युंगसुंग कहता है मुझे किस चीज की जरूरत है? गोचैन कहता है नाउ, मैं सिंसियरली तैयार हूँ, जो भी तुम मांगोगे, कभी भी, कुछ भी। युंगसुंग कहता है कुछ भी? युंगसुंग कहता है तो फिर तुम मेरे ऊपर कितना पैसा लगा सकते हो? स्कूल खत्म होने से पहले टीचर युंगचुल कहता है मेरे पास तुम सभी लोगों के लिए एक बहुत ज्यादा बढ़िया खबर है। हमने डिसाइड करा है कि हम बनाएंगे स्कॉलरशिप सिस्टम। अब की बार म्यूजिन कंस्ट्रक्शन की मदद से, वो है हमारे स्पॉन्सर, और स्कॉलरशिप अमाउंट है 10 मिलियन वोन। इसके अंदर कितने भी लोग हो सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स ये हर किसी को दी नहीं जाएगी। बच्चे कहने लगते क्या तो 10 मिलियन? युंगचुल कहता है वो स्कॉलरशिप स्टूडेंट वो होंगे जो स्कूल को डिलिजेंटली अटेंड करेंगे, और हमने कुछ बच्चों को सिलेक्ट भी कर लिया है जिनका बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग फ्यूचर है। तो सभी लोग तालियां बजाइए, हमारा फर्स्ट स्कॉलरशिप स्टूडेंट म्यूजिक कंस्ट्रक्शन ने सिलेक्ट किया है, वो और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा क्लासमेट युंगसुंग। वो बच्चे आपस में खुशपुश करने लगे क्या ऐसा कैसे हो सकता है? युंगचुल कहता है सभी लोग युंगसुंग के लिए कांग्रेचुलेट करो। वो बच्चे आपस में खुशपुश करने लगे। अगर वो लोग इसके गार्डियन है तो वो उसको ऐसे स्पॉन्सर क्यों कर रहे हैं? ये क्या तमाशा कर रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तो ऐसे ही एक्साइटेड हो गया था। फिर दूसरा कहता है तुम भूल गए क्या, ये पूरे स्कूल के अंदर रैंक फर्स्ट आया है। फिर युंगचुल कहता है और दूसरा बंदा है यानी बच्चा किम सू, क्लास 8 में है, वो भी सिलेक्ट हो गया है। वो बच्चे अपने मन में कहने लगते क्या? टीचर युंगचुल कहता है और अभी सभी लोग चीयर ऑन करो। अगर तुम लोग अपनी स्टडीज पर फोकस करोगे, मेहनत करोगे, तो म्यूजिक कंस्ट्रक्शन तुम्हें भी एक स्कॉलरशिप देगी बिना किसी डेडलाइन के। तभी 3 बच्चे जा रहे थे, उनमें से एक कहता है ये तो ऑब्वियस है, हमें युंगसुंग को काउंट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो पहले ही क्लास प्रेसिडेंट है, पूरे स्कूल में नंबर 1 आ चुका है सेकंड सेमेस्टर के मिड टर्म में। लेकिन किमसू ऐसा कैसे हो सकता है? वो बस थोड़ा बहुत ताइक्वांडो में अच्छा है, लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं है। दूसरा कहता है ये तो बहुत ज्यादा अजीब है। बीच वाला बंदा फिर से कहता है ये खाली अजीब नहीं, आखिरकार किम सू का इस स्कॉलरशिप से क्या रिश्ता? ये बस उसलिए हो रहा है क्योंकि किम युंगसुंग उसका दोस्त है। ये सारे के सारे लोग इसे सीक्रेटली भी तो कर सकते थे, लेकिन ये इतने सारे कॉन्फिडेंट क्यों हैं? बाय द वे ये किम युंगसुंग क्या बंदा बन रहा है? कहीं वो म्यूजिक कंस्ट्रक्शन का कोई इलिजिमेट बेटा तो नहीं? दूसरा हंसते हुए कहने लगता है क्रेजी बास्टर्ड, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर ऐसा होता तो वो लोग उसका शुरुआत से ही ख्याल रखना चालू करते। फिर वो कहता है तुम्हें मालूम है, तुम्हें कभी पता भी नहीं चलेगा, उससे फर्क नहीं पड़ता है कि मैं इसके बारे में
में कितना सोचूं, मुझे तो यही लग रहा है। फिर वो शौक हो गया और वो पीछे मुड़कर जाने लगा। दूसरा बच्चा कहता है क्या हो गया, वापस क्यों जा रहे हो? फिर उन दोनों की नजर पड़ती है किम ह्यूंगसुंग पे और वो बंदा जो किम ह्यूंगसुंग की बुराई कर रहा था वो घबराने लगा। किम ह्यूंगसुंग कहता है यहाँ पर आ। वो बंदा अपने मन में क्या लगता है, मैं सच्ची में एक पागल हूँ, मैं क्या सोच रहा था, मैं क्या बड़बड़ करती ह्यूंगसुंग के बारे में, ये बहुत ज्यादा पागल है। चोनिल हाई स्कूल का क्रेजी साइको मेरे लग गए, ये मुझे मार देगा, ये मुझे छोड़ेगा नहीं, मुझे अभी भी बहुत कुछ करना है, शादी करनी है। ह्यूंगसुंग कहता है अपना सर ऊपर कर, तुम्हारा नाम चो जेजिन है ना, और तुम्हारा निक नेम बड़बड़ है। वो कहता है मैं हूँ। ह्यूंगसुंग कहता है ऐसे मेरे पीठ पीछे बातें करने की जरूरत नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग मेरे पीछे क्या बात करते हैं, और मुझे तुम पसंद आए जैसे तुम बड़बड़ करते हो पूरे स्कूल के अंदर। अगर ये बात सच है तो इसका मतलब तुम पूरे स्कूल के अंदर हर एक बच्चों के रियली क्लोज हो और मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। चोई जेजिन कहता है बताओ, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपने मन में वो पूरा घबरा चुका था। वो कहता है क्या मैं सेफली यहाँ से जा भी पाऊंगा? ह्यूंगसुंग कहता है उस स्कॉलरशिप के बारे में ये सब कुछ सच है कि ये अनफेयरली सिलेक्ट हो गई है, सीवू और मैं, ये प्रूफ है, उसका कोई मेहनत से रिश्ता थोड़ी है। हाउएवर तुमने भी इसके बारे में सुन रखा होगा कि स्कॉलरशिप के अंदर कोई भी लिमिट नहीं है, कितने भी लोग आ सकते हैं, तुम्हें तो मालूम ही है। जेजिन अपने मन में क्या लगता है ये क्या कह रहा है? ह्यूंगसुंग कहता है अगर दूसरी भाषा में कहा जाए तो इसका मतलब तुम्हें भी वो स्कॉलरशिप मिल सकती है। जेजिन अपने मन कहता है अब मुझे ये मत कहना कि वो लोग अपनी मर्जी से ऐसे ही भंडारे की तरह स्कॉलरशिप बांट रहे हैं। ह्यूंगसुंग कहता है इस अफवाह को पूरे स्कूल में फैला दो जैसे तुम पहले करते थे, ताकि सभी को पता चले आखिरकार कितनी ज्यादा अनफेयर म्यूजिक कंस्ट्रक्शन स्कॉलरशिप है, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा नमक मसाला डालना है इस अफवाह के अंदर। अगले दिन एक स्ट्रेंज अजीब सा रूमर पूरे स्कूल के अंदर फैल गया। बच्चे बात करने लगे क्या तुम्हें मालूम है जिस वजह से म्यूजिक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने ये स्कॉलरशिप बनाई, वो इसलिए है ताकि वो ऑफिशियली उन बच्चों का ख्याल रख सके जो किम ह्यूंगसुंग के दोस्त हैं, उसके साथ अच्छे से रिलेशनशिप रखते हैं। तभी तो वो किम सू है, वही तो दूसरा बंदा है जिसको स्कॉलरशिप मिली, और खाली वही बंदा है जो ह्यूंगसुंग के साथ बात करता था इस पूरे स्कूल के अंदर, जब पार्क जिनवू ने सभी को मना कर दिया था बात करने से। जेजिन कहता है ये बात सच है, अगर ये बात सच नहीं होती तो आखिरकार किम सू को ये स्कॉलरशिप मिलती क्यों? इस स्कॉलरशिप सिस्टम में कोई भी लिमिटेशन नहीं है, कितने भी लोग आ सकते हैं, और अगर हम किम ह्यूंगसुंग को अच्छे से ट्रीट करेंगे चाहे कोई भी हो कितने भी हो, इसका मतलब वो लोग सभी का ख्याल रख सकते हैं। किम ह्यूंगसुंग आजकल कुछ ज्यादा ही बदल गया है ना, और मैंने तो ये भी सुना है वो इसलिए क्योंकि पार्क मिंचोल की गैंग की वजह से उसका दिल बड़ा हो गया और वो हम सभी लोगों के बारे में सोचने लगा, और उन्होंने कहा कि वो एक प्लान बना रहे हैं ताकि पूरे के पूरे शहर के अंदर जितने भी ये स्काउंडल है बुलीज करते हैं और बच्चों को उनका सफाया कर सके। और ये शुरुआत हो रही है चोनिल स्कूल से। सर मैंने किम ह्यूंगसुंग के साथ पहले बात कर की है और ऐसा लगता है कि वो उन सभी को लेने के लिए तैयार है जो भी उनके प्लान में आना चाहते हैं। सच्ची में? तभी दूसरा टीचर कहता है लगता है तो कुछ ज्यादा ही बुली मानवा देखता है। जेजिन कहता है ये सच है सर, जरा किम सू को देखो, उसे 10 मिलियन वॉन मिल गए हैं। सभी लोग शौक थे और कंफ्यूजन में, उन्हें समझ नहीं आ रहा था आखिरकार अब उन्हें क्या करना चाहिए। और तभी ये बंदा उठता है, वो अपने मन में कहता है किम ह्यूंगसुंग लोगों को इकट्ठा कर रहा है, अगर मैं उसके लिए सब कुछ अच्छा करूंगा तो क्या मुझे भी स्कॉलरशिप मिलेगी किम सू की तरह? अगर उसको अपने लिए फाइट करने के लिए लोग चाहिए हैं तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं जेन्युइनली उसके लिए कर सकता हूँ। मैं किम ह्यूंगसुंग की वजह से हारा था, लेकिन जहाँ पे मैं जाता हूँ मैं इतना भी कोई कमजोर नहीं हूँ। हे बड़बड़ यहाँ पर आ, क्या ये बात सच है? जेजिन कहता है ये सच्ची में सच है, मैं खास करके तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि ये तुम हो। ह्यूंगसुंग प्लान कर रहा है चोनिल हाई स्कूल को अपनी किंगडम बनाने का, और ये सब कुछ बेस्ड है उसकी पावर पर जो उसने बनाई है, और इसका प्लान है कि वो कम्प्लीटली आसपास के स्कूल को साफ कर देगा। अगर कोई उसको इनफ स्ट्रेंथ लॉयल्टी दिखाता है तो मुझे पक्का यकीन है कि वो उन्हें जितना वो डिजर्व करते हैं उनको उतना ट्रीट देगा। और तुम्हें तो मालूम ही होगा स्कॉलरशिप अमाउंट कितना है। फिर ये बंदा अपने मन में कहने लगता है हाँ, यहाँ तक कि जो योंगमिन था उससे कंपेयर किया जाए फिर भी ये अमाउंट बहुत ज्यादा है, पैसों की कमी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो किम ह्यूंगसुंग है मुझे नहीं मालूम वो मुझे एक्सेप्ट करेगा कि नहीं। मैं पहले उसके साथ फाइट कर चुका हूँ, मुझे एक बार उससे पूछना होगा, कोशिश करनी होगी मुझे स्कूल के बाद। किम सुंग मुझे कुछ कहना है, क्या तुम मुझे कुछ टाइम दे सकते हो? ह्यूंगसुंग कहता है मेरे पीछे आ। वो अपने मन में कहने लगता है क्या इतनी आसानी से? वो कहता है मुझे माफ कर देना, जो भी पहले हुआ हमारी थोड़ी कोई दुश्मनी है, वो तो बस ह्यूंगसुंग कहता है मैं समझ गया, सीधा मुद्दे की बात पर आ। वो कहता है मैंने सुना है कि तुम आस पास के स्कूलों को साफ करने वाले हो और तुम उसके अंदर मुझे भी काउंट कर सकते हो। मुझे मालूम है तुम्हारे साथ फाइट करने के बाद, मौत को इतनी पास से फील करने के बाद ज्यादा टाइम की बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत अजीब है कि मैं एकदम से तुम्हारे सामने अपना सर झुका रहा हूँ ऐसे। लेकिन अगर सच कहूँ तो मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे उसका इस्तेमाल, अगर तुम्हें किसी की जरूरत है जो तुम्हारी बात को अच्छे से सुने और स्ट्रॉन्ग हो मेरी तरह, तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। ह्यूंगसुंग कहता है मैंने बच्चों से सुना है कि वो तुम थे जो शिन योंगमिन के प्लान को सपोर्ट करते थे, उनकी मदद करते थे, क्या ये बात सच है? वो बंदा अपने मन में कहने लगता है मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए। वो कहता है ये बात सच
सच है और मैंने ही कई बार उसके प्लान बनाए हैं, मदद करी है। ह्यूंगसुंग कहता है हाउ इंटरेस्टिंग, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें उससे पहले मेरा टेस्ट को पास करना होगा जो मैं तुम्हें दूंगा। कुछ देर बाद वही बंदा अपने मन में कहता है ये क्या हो रहा है, मैं यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि उन्होंने मुझे बुलाया, लेकिन यहाँ पर थर्ड ईयर के सीनियर क्या कर रहे हैं? वो लोग बैठे हुए थे। वो कहते सालो तुम होते कौन हो जो थर्ड ईयर्स को कह सकते हो आओ और जाओ, तुम लोग बस इसलिए रेंग रहे हो क्योंकि यहाँ पर योंगमिन नहीं है। तो अभी तीसरा कहता है तो अच्छी बात है और किम ह्यूंगसुंग को भूल जाओ, हम अपनी खुद की डिसिप्लिन एस्टेब्लिश करेंगे आज से ही इन बच्चों के साथ। लो ये भी आ गया साले बेसुंगो बास्टर्ड है, ये तेरे चेहरे को क्या हुआ? इस बंदे का नाम बेसुंगो है। वो कहता है मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, तुम थर्ड ईयर वालों ध्यान से सुन लो। वो कहते हैं क्या तुम थर्ड ईयर वालों साले सनफा? बेसुंगो कहता है अब से आज से मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं फॉलो करूंगा किम ह्यूंगसुंग को। वो लोग कहने लगते कि साले ये क्या बास्टर्ड, तुम मरना चाहता है? किम ह्यूंगसुंग कह रहा है। बेसुंगो कहता है और जो लोग उसके ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगे वो लोग अपने हाथ उठा सकते हैं अभी के अभी, क्योंकि मैं उन सभी को मारने वाला हूँ यहाँ पर अभी के अभी। सीन पास्ट में जाता है। किम ह्यूंगसुंग कहता है ध्यान से सुन, मुझे वो कुत्ते चाहिए हैं जो अच्छे से सुनते हो। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मारो तो मारो, अगर मैं कहूँ भौंको तो भौंको, वो जो बिना सोचे मेरे ऑर्डर को फॉलो करे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये कर सकते हो? ये बात है कुछ घंटों पहले की। बेसुंगो अपना मुंह पकड़ कर खड़ा था। वो कहता साला पीस ऑफ शिट, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी इतने सारे पैसों के लिए तो मैं मार खाने के लिए भी तैयार हूँ। उसके अकाउंट में 5 मिलियन वोन आ चुके थे। ह्यूंगसुंग कहता है अब से तू मेरा कुत्ता है और कल तू स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हो जाएगा। वफादार रहे, अपना काम कर और मैं तेरी तरफ तेरे ट्रीट फेंक दूंगा, लेकिन ये तेरे लिए अच्छा होगा कि तू मेरे अगेंस्ट जाने की कोशिश ना करे, क्योंकि जिस मोमेंट पर तू इतनी हिम्मत करेगा कि तू सन ऑफ अ बिच अपनी लाइन को क्रॉस करके मुझे काटने की कोशिश करेगा तो तू साले मर जाएगा, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बेसुंगो अपने मन में कहता है ये बहुत ज्यादा ग्रेट है कि मुझे इतने जल्दी इतने सारे पैसे आसानी से मिल गए हैं, लेकिन फिर भी क्या मैंने सही चॉइस करी है? वो मुझे कुत्ते की तरह ट्रीट कर रहा है तो क्या हुआ? ये 500 मिलियन है। 500 मेरे जैसे बंदे को इतने सारे पैसे कहाँ से मिल सकते हैं? कम से कम ये वो साले गोल्डन सर्कल वाले से तो बढ़िया है। अब मेरी जिंदगी में और कुछ भी तो नहीं चल रहा है, मुझे सोचना बंद करना होगा और अपना काम शुरू। तब इसको कोई फोन आता है। वो कहता है बेसंगो क्या है? बेसंगो कहता है आओ थोड़ी देर के लिए मिलने के लिए आओ, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। और अभी प्रेजेंट में वो बेसंगो उनको मारने लगा। वो कहता साले थर्ड ईयर के बास्टर्ड्स, तुम्हें क्या लगता है कि मैं झुक रहा था क्योंकि मैं फाइट नहीं कर सकता? मैं बस इसलिए सहन कर रहा था उस मोस्टर्ड की वजह से, वो शिन योंगमिन, और उसके बिना तुम बस मार खाने की मशीन हो, तुम लोगों को मालूम है। और अभी भी क्या कोई और अलग सोचता है? नहीं तो आ जाओ, मैं तुम सभी को इसके अंदर काउंट कर लेता हूँ। अब से हम सभी लोग एक ही बोट में हैं और ये बात दिमाग में डाल ले। मुझे उस कॉम्प्लिकेटेड शिट के बारे में पता नहीं और ना ही उस बुलशिट के बारे में, लेकिन मैं सर्व करूंगा किम ह्यूंगसुंग को जैसे कि वो आज से मेरा भगवान है। और अब से तू भी उसी के ऑर्डर को फॉलो करेगा जो भी वो किम ह्यूंगसुंग देगा। अगर वो तुम्हें कहेगा कि तू अपना गाल आगे कर तो खुशी खुशी तू उसके थप्पड़ को खाएगा। और अगर कोई भी चोनिंग हाई स्कूल के अंदर ह्यूंगसुंग के अगेंस्ट जाएगा तो हम उन सभी को संभालेंगे। फिर उसको मुक्का मार देता है और तेरे लिए बेहतर होगा कि तू उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश भी ना कर, क्योंकि अगर तू ऐसा करेगा मैं तेरे शरीर की हर एक हड्डी को तोड़कर तुझे खत्म कर दूंगा। और एक और बात, ये अफवाह सच है, किम ह्यूंगसुंग उन सभी को स्कॉलरशिप दे रहा है जो लोग उसके साथ अच्छे से रह रहे हैं। इसलिए हमारे गॉड को हमें अच्छे से फॉलो करना है, क्योंकि वो उन रिवार्ड को हमें देने वाला है जैसे जैसे हम अर्न करेंगे। अगले दिन एक बंदा कहता है क्या वो पागल हो गया है, उसका दिमाग खराब है, ह्यूंगसुंग को एक भगवान की तरह सर्व करेगा? ये किस प्रकार का कल्ट है? पार्क जिनवो कहता है वो बेसैंग हो साला बेचारा, इसकी पूरी जिंदगी के लग चुके हैं। पहले तो ह्यूंगसुंग से उसने मार खाई और अब उसी का वफादार कुत्ता बन गया एकदम से, साला डमएस। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उसको पैसे मिलेंगे उसके ऑर्डर को फॉलो करने के लिए। यहाँ पर हंगामा क्या हो रहा है? ये क्या है? बेसुंग को स्कॉलरशिप मिल गई, इसका मतलब ये सब कुछ सच है। आखिरकार ये किम ह्यूंगसुंग है क्या और उसका म्यूजिक कंस्ट्रक्शन के साथ क्या रिश्ता है? अगर मैं बेसंगो को इग्नोर भी कर दूं तब भी जो जेजिन साला वो बड़बड़, उसको किसके लिए स्कॉलरशिप मिली? जेजिन कहता है मैंने बस वही करा जो ह्यूंगसुंग ने मुझे करने को कहा, इसलिए मुझे स्कॉलरशिप मिली है। और अगर अब बात आई गई है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, बिहेव हद में रहे, तुम्हें मालूम है, क्योंकि तू नहीं चाहता होगा कि तू भी योंगमिन की तरह जेल के अंदर जाए ह्यूंगसुंग के अगेंस्ट जाने की वजह से। पार्क जिनवो अपने मन में कहता है कि सच्ची में इस पूरा स्कूल को अपनी किंगडम बनाना चाहता है, अब मैं क्या करूं, मैं स्कूल में कैसे आ सकता हूं? अब तभी कोई कहता है कि ह्यूंगसुंग आ रहा है, ओए ओए साइड जाओ रास्ता दो। उसके साथ सीयू भी है। पार्क जिनवो कहता है सिचुएशन बदल चुकी है और अब चोनिल हाई स्कूल के अंदर किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किम ह्यूंगसुंग के अगेंस्ट जा सकता है, और इसका मतलब है कि वो अब अगले लेवल पर जाने वाला है। सीन कटता है। कोई कहता है कितना ज्यादा वक्त हो चुका है, मैंने तुम्हें ये असाइनमेंट दी है और तुम्हें मालूम है आखिरकार चोनिल हाई स्कूल में आजकल क्या चल रहा है? वो आजकल किम ह्यूंगसुंग उसने पूरे स्कूल को पलट कर रख दिया है। ह्यूंगसुंग के
सामने पूरा का पूरा स्कूल चुप हो जाता है जब भी वो लोग उन्हें देखते हैं। और ये सब कुछ हो रहा है तुम्हारी वजह से, क्योंकि तू अपना काम सही से नहीं कर पाया। ये बंदा कहता है हम सिंसियरली इसके लिए माफी मांगते हैं। फिर वो कहता है तेरी इतनी हिम्मत, इतनी आसानी से माफी मांग रहा है इतने सारे पैसे खाने के बाद। मैंने तुम लोगों पर भरोसा किया था क्योंकि मैंने सुना था कि गोल्डन सर्कल वाले सही से काम करते हैं, अच्छा काम। क्या तुम्हें मालूम है आजकल मेरे बच्चे के लिए वहाँ पर रहना कितना ज्यादा मुश्किल हो चुका है, और उसे ऐसे यहाँ पर स्ट्रगल करते हुए देखकर मेरा पेट दुखने लग रहा है। अगर तू ऐसे ही लगातार यही घटिया रिजल्ट लाते रहेगा तो मैं गोल्डन लाइन मेंबर्स को इसके बारे में बता दूंगा कि गोल्डन सर्कल पहले वाला गोल्डन सर्कल नहीं रहा जो हुआ करता था। फिर ये बंदा कहता है आप शांत हो जाइए, अब की बार हम कंप्लीटली रेडी हैं इसके लिए। अब की बार ये पक्का होगा चाहे जो हो जाए, और हम इसे नवंबर से पहले खत्म कर देंगे। और तब तक किम ह्यूंग सुंग अपनी फाइनल एग्जाम आंसर शीट के बजाय स्कूल से ड्रॉप आउट करने का लेटर लिख रहा होगा। फिर वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें आखिरी बार ट्रस्ट कर रहा हूँ। फिर ये कहता है जीज ये पूरी की पूरी सिचुएशन कितनी ज्यादा अनोइंग है, ये इतना बड़ा भी कोई मुश्किल टास्क नहीं है। टेजुन तुम समझ गए है ना, ये बंदा गोल्डन सर्कल का हिटमैन है चोई टेजुन, 17 साल का। टेजुन कहता है आप ये ओबियस बात मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, बस आप अपनी साइड का वादा निभाइए। आपको याद है इस काम को करने के बाद आपने मुझे जो स्पेशल ट्रीटमेंट देने का वादा किया है उसे बोलना मत। ये बंदा अपने मन में कहता है एक हिटमैन जो पर्सनली गोल्डन सर्कल वालों ने हायर करा, उनकी स्किल को देखकर किसे मालूम था कि मुझे इस जैसे बंदे को इस जैसे छोटी सी जगह पर इस्तेमाल करना होगा। सीन घट होता है। प्रिंसिपल कहता है तुम्हारा नाम टेजुन है ना, वैसे हम साल के बीच में ट्रांसफर स्टूडेंट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन तुम एक स्पेशल बंदे हो। मैंने सिर्फ तुम्हें सियोल सुपरिटेंडेंट ऑफ एजुकेशन उनकी रिक्वेस्ट पर एक्सेप्ट करा है, इसलिए ये बात इसे ध्यान में रखना। क्या मैं ये बात जान सकता हूँ आखिरकार तुम्हारा सुपरिटेंडेंट के साथ क्या रिश्ता है, कैसे जानते हो? टेजुन कहता है वो मेरे फादर का एक दोस्त है। प्रिंसिपल अपने मन में कहता है दोस्त, ये बहुत अजीब बात है। सियोल एजुकेशन सुपरिटेंडेंट उन्होंने एक ट्रांसफर स्टूडेंट को पुश करा है चोनिल हाई स्कूल में, ये तो क्लियरली इलीगल है। अगर मैं इसका बखेड़ा खड़ा करूं तो पक्का ही सुपरिटेंडेंट के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। आखिरकार सुपरिटेंडेंट ने टेजुन को ट्रांसफर क्यों करा जबकि उसको मालूम नहीं क्या ये बहुत ज्यादा बड़ा रिस्क हो सकता है? क्या इसका मतलब ये गोल्डन सर्कल वालों का आदमी हो सकता है जो उन्होंने भेजा है? अगर ये बात सच है तो मैं इसको यहाँ पर डेसन के अंदर ऐसे घूमने नहीं दे सकता हूँ। चोई टेजन मैं तुम्हें एक बात साफ साफ क्लियर करवा देता हूँ, अभी के अभी चोनिल हाई स्कूल एक मोस्ट प्रेस्टिजियस स्कूल है डेसन के अंदर। अगर तुम कुछ भी रूल्स के अगेंस्ट करोगे यहाँ पर, ये एक्सपेक्ट मत करना कि तुम्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने वाला है, तब भी अगर तुम्हारे फादर का दोस्त एक सुपरिटेंडेंट हो। टेजुन कहता है समझ गया, अब मुझे कौन सी क्लास में जाना है। आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं हूँ चोई टेजुन, मैं सियोल से यहाँ पर ट्रांसफर होकर आया हूँ और मुझे आशा है कि मैं आपके साथ घुल मिलकर अच्छे से रहूंगा। पार्क जिनवो कहता है चोई टेजुन। टेजुन कहता है पार्क जिनवो। पार्क जिनवो कहता है तुम्हें मालूम था कि मैं यहाँ पर हूँ, शायद 6 महीने हो गए है ना, हम पिछली बार जब मिले थे। टेजुन कहता है हाँ मुझे याद है, हमने बड़ा मजा करा था उस दिन 6 महीने पहले। उस टाइम पर टेजुन सोंगडोंग एरिया में बहुत ज्यादा फेमस था और उसने गोल्डन सर्कल वालों को ज्वाइन करा ये सोचकर कि उसको फ्यूचर जॉब्स में उनकी जरूरत पड़ सकती है। उसने बहुत सारे बच्चों के साथ कनेक्शन बनाए। पार्क जिनवो उस टाइम पर उसे लग रहा था कि ये बंदा बहुत ज्यादा यूजलेस है। टेजुन कहता है ओ बाय द वे ये जगह कैसी है, तुमने कहा था कि तुम यहाँ के टॉप डॉग हो। पार्क जिनवो घबराते हुए कहता है हाँ मैं हूँ, ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर शिट हूँ, यहाँ पर कुछ भी स्पेशल नहीं है, ये बस एक रेगुलर स्कूल है जहाँ का जो प्रिंसिपल है वो ऑब्सेस है स्कूल का प्रेस्टीज नेम बनाने में। लेकिन तुम्हें एक बंदे से संभल कर रहना होगा। एक बंदा है जिसका नाम है किम ह्यूंग सुंग, उसके साथ पंगा मत करना, वो फाइटिंग में अच्छा है और उसके पास बहुत ज्यादा सीरियस कनेक्शन है। टेजुन कहता सच्ची में, क्या इसका मतलब वो यहाँ का बॉस है? तुमने कहा था कि वो तुम हो। पार्क जिनवो कहता है तुम गलत नहीं कह रहे हो, लेकिन उससे संभल कर रहना। टेजुन अपने मन कहता है साला बुलशिट डम फक, ऐसे एक्ट कर रहा जैसे कि ये कुछ है, लेकिन फिर भी मेरे पास भी अपने कनेक्शन है जो मेरे फ्यूचर प्लान में मेरी मदद कर सकते हैं। व्हाटएवर मैन, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मिलकर अच्छे से रहते हैं। जिनवो बाद में वो कहता है अब मैं क्या करूं, ये खाली एक फाइट को जीतने का मैटर नहीं है। उसने कहा कि मुझे 6 महीने के लिए डेसन में रहना होगा और कम्प्लीटली इस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जिसका नाम किम ह्यूंग सुंग है उसको पूरी तरीके से क्रश करना है। मुझे एक बहुत बढ़िया काम मिला जिसके अंदर बहुत ज्यादा पैसा था और वो भी एक छोटी सी कंट्री साइड की जगह पर, और इस प्रॉब्लम को सोल्व करने में मुश्किल हो रही थी, इसलिए मेरे पास कोई रीजन नहीं था इसे रिफ्यूज करने का। मुझे बस उस बंदे के साथ थोड़ी सी फाइट करनी है और किम ह्यूंग सुंग को धीरे धीरे करके नीचे गिराना है। मैंने कई बार करका है, मुझे इस स्कूल को उसके लिए एक नर्क बना देना है। ये बहुत ज्यादा नेचुरल था कि चोई जो टेजुन है कॉन्फिडेंट फील करे। गोल्डन सर्कल के अंदर एस रैंक वाले अनटचेबल होते हैं और ए वाले टॉप 0.1% होते हैं और बी वो पूरी नेशन में बेस्ट होते हैं। और चोई टेजुन है तो वो बस फर्स्ट ईयर का, लेकिन बड़ी आसानी से उसने बी रैंक हासिल कर रखी है गोल्डन सर्कल के टेस्ट के अंदर। चोई टेजुन अपने मन में कहता है मैं समझ सकता हूँ कि जो चोइन हाई स्कूल है वो किम ह्यूंग सुंग को सपोर्ट करते हैं, लेकिन मैं अपने कनेक्शन का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ जो है एजुकेशन सुपरिटेंडेंट, लेकिन फिर भी मैं अंधाधुंध ट्रबल नहीं खड़ी कर सकता हूँ। ऐसा सोचकर कि वो बुड्ढे मुझे कवर करेंगे, पहले मैं एक चांस को ढूंढूंगा किम ह्यूंग सुंग को क्रश करने के लिए और फिर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले बच्चों को
मैनिपुलेट करके उसे अकेला कर दूंगा, उसके लिए ट्रबल खड़ी करवाऊंगा। आफ्टर ऑल सेकंड और थर्ड ईयर वाले बच्चों की आंखों में वो एक रोड़ा बन गया होगा। क्या मुझे इसके लिए 6 महीने की भी जरूरत है? इस जैसे काम के लिए मुझे इस काम को जल्दी से करके यहाँ से निकलना होगा और मैं अपनी रैंक को एडवांस कर सकता हूँ। फिर जिनवो, क्या तुम मुझे बाकी क्लासेस दिखा सकते हो? जिनवो कहता है और ये है आखिरी क्लास 1। इनका जो होमबर्न टीचर है उसका नाम है किम योंग चुल और इसी क्लास में किम योंग भी है, जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया था। टेजुन कहता है सच्ची में? वो टेजुन क्लास के अंदर देखने लगा। पार्क जिनवो अपने मन में कहता है साला, ओ माय गॉड, ये तो यहीं पर बैठा है। टेजुन अपने मन में कहता है अच्छा तो ये है किम योंग सुंग। ओए ये तो क्या कर रहा है साले, लिटिल पीस ऑफ शिट, मुझे ऐसे कैसे घूर रहा है तू? पार्क जिनवो कहते ओए ओए ओए। जैसे ही वो पास आता है योंग कहता है ये तो बहुत द ऑब्वियस बात है। टेजुन कहता है क्या? योंग कहता है मैंने तुम्हारी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा, ऐसा लगता है कि तू जानबूझकर मेरे साथ फाइट करना चाहता है ना? टेजुन कहता है जरा देखो इस बुलशिट को, क्या बकड़बड़ कर रहा है, बकवास। योंग कहता है लेकिन तुझे क्या लगता है कि तू ये हैंडल कर सकता है जो भी तूने करा? टेजुन कहता है तुम्हारा क्या मतलब? इससे पहले और कुछ कह पाता, उसके मुंह पर एक मुक्का लग गया और वो दूर जाकर एक टेबल से टकरा गया। टेजुन कहता साले सन ऑफ अ बिच, कोई योंग से बार बार माफी मांग रहा था। योंग मुझे सच्ची में माफ कर दो, आई एम रियली सॉरी, मैं इसको यहाँ पर ट्रबल खड़ी करने के लिए नहीं लेकर आया हूँ। ये बास्टर्ड, इसने जो कुछ भी करा है ये अपने आप करा है। प्लीज प्लीज मुझे एक और मौका दे दो, इसे जाने दो प्लीज, मेरा इसके साथ कुछ लेना देना नहीं है। टेजुन अपने मन में कहता है ये क्या हो रहा है, ये इसके सामने घुटनों पर आकर ऐसे माफी कैसे मांग सकता है? आखिरकार ये बुलशिट क्या चल रही है यहाँ पर? टेजुन के आने से जो पार्क जिनो है उसका मूड थोड़ा सा खुश हो गया था कि उसका कोई दोस्त आया है जिसको वो जाना करता था, जब वो एक बेस्ट था, इसलिए वो जेन्युइनली उसकी तरफ अच्छा बिहेव करना चाहता था। लेकिन जिस मोमेंट पर टेसु ने ह्योंगसुंग के साथ पंगा करा, पार्क जिनो के दिमाग पर एक ख्याल हावी हो गया कि उसके लग गए और अभी वो ह्योंगसुंग के सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांग रहा था। एक हफ्ते पहले जब बे सेंगो ने यह कहा कि वो किम ह्योंगसुंग को फॉलो करेगा तो पूरे स्कूल का एटमॉस्फेयर पूरी तरीके से बदल गया। एक नया सुप्रीम सामने आया। बे सेंगो कहता है साले वो तू एसोल है जिसने किम ह्योंगसुंग के बारे में बुरा कहा? वो कहता है नहीं मैं तो, वो कहने लगता है कि इसका मतलब तू वही है, साले मारो इसको। बे सेंगो ने एक भी शब्द डिफेंस का अलाउ ही नहीं करा, कोई किम ह्योंगसुंग के बारे में कुछ भी गलत बोल नहीं सकता था। और तुम्हें क्या लगता है कि बाकी बच्चे इस चीज से नफरत करते हैं? नहीं, सच बात तो यह है वो लोग तो इसे खुले दिल से अपना रहे हैं। जब पूरा का पूरा स्कूल शिन योंगमिंग के कंट्रोल में था, हर रोज बुली तो एक डेली रूटीन बन गया था। बे सेंगो कहता है स्टडी पर फोकस कर, समझ में आया सीनियर्स, हम आपको चीयर कर रहे हैं। और बे सेंगो को जब स्कॉलरशिप के लिए चुना गया तो वो एक गार्ड डॉग बन गया ह्योंगसुंग के लिए और उसने बुलिस के लिए एक जजमेंट डाल दी। जो लोग वीक को, कमजोर को हरास करते थे और अब पूरे स्कूल में किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो किसी को भी बुली कर सके। बे सेंगो कहता साले अब से अपने दोस्तों को बुली करना बंद कर दे, ठीक है? समझ में आया? इस स्कूल के अंदर बुली करना बिल्कुल बंद है और यहाँ तक कि वायलेंस भी। आगे से कोई भी ट्रबल खड़ी नहीं होनी चाहिए। चोनिल हाई स्कूल में से वायलेंस बिल्कुल गायब ही हो गया। एक नए किंग के आने की वजह से सब कुछ पीसफुल हो गया। और जब टेजुन ने उसी किंग के साथ पंगा करा जिसने इस टाइम को लेकर आया, तो उसको एक बात क्लियर हो गई थी आखिरकार क्या होने वाला है। जिन्हों कहता है इसको उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम और ना ही मेरा उसके साथ कुछ लेना देना है, इसलिए गलत मत समझना। टेजुन कहता है पार्क जिन्हों व्हाट द हेल, ये तो क्या कर रहा है अभी? क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? क्योंकि बस मैंने तुम्हें एक अपने दोस्त की तरह ट्रीट करा। पार्क जिन्हों कहता है दोस्त? कौन दोस्त? बस मैंने तुझसे थोड़ी सी हंस के बात क्या कर ली, तेरी इतनी हिम्मत मेरी पीठ पे छुरा घोपेगा? टेजुन कहता व्हाट द हेल, छुरा घोपा क्या मतलब? पार्क जिन्हों कहता साले वहीं पर साइलेंटली पड़ा रहे जैसे कि मर गया हो, तू बस एक ट्रांसफर स्टूडेंट है और तेरी इतनी हिम्मत तो ह्योंगसुंग को गाली देता है। जैसे वो पास आता है टेजुन पार्क जिन्हों के मुंह पर मुक्का मार देता है। वो कहता है तुझे क्या लगता है कि तू है कौन? लगता है तो भूल गया कि तू चोय टेजुन के साथ बात कर रहा है। वो लगातार उसको मार मार के पीछे कर देता है। वो अपने मन में कहता है जब मैं 17 का था और गोल्डन सर्कल के अंदर आया था तब मैंने अकेले ने ही पूरे रेसलिंग क्लब को क्रश कर दिया था। मैं हूँ एक बी रैंक हिटमैन। और एक मुक्का मारने के बाद जो पार्क जिन्हों था डिफीट हो गया। टेजुन कहता है एक 3 पंच नॉकआउट, क्या बकवास कर रहा था तू, 3 में ही ढेर हो गया। लेकिन जब उसको आवाज आती है कि ह्योंगसुंग हंसने लग रहा है और मजे कर रहा है, टेजुन कहता है ओए मजे आ रहे हैं? ह्योंगसुंग कहता है वेल ये सिचुएशन बहुत ज्यादा फनी है। टेजुन कहता है तू तो सच्ची में एक पागल है साले एरोगेंट बास्टर्ड, तू मरने वाला है। टेजुन अपने मन में कहता है भाड़ में जाए प्लान, भाड़ में जाए एक्सक्यूज, आज तो मैं इसको मार मार के अधमरा कर दूंगा और बाद में जो मैंने किया है उसके बारे में सोचूंगा। इससे पहले वो आगे बढ़ पाता, अगले पीरियड की घंटी बज गई। टेजुन कहता है ओए तेरे लिए अच्छा होगा कि तू अगली बार तैयार रहे क्योंकि तुझे मालूम ही नहीं चलेगा कि तुझे मारा किसने। ह्योंगसुंग कहता है अच्छा तो तुम कह रहे हो तो करना ही पड़ेगा। वो अपनी क्लास में चला गया। टेजुन अपने मन में कहता है साला किम ह्योंगसुंग बास्टर्ड, तू मरने वाला है जैसे ही अगला पीरियड स्टार्ट होगा। और ये साला पार्क जिन्हों कहाँ पर है? क्या वो स्कूल के हॉस्पिटल में चला गया? ये सब कुछ यहाँ पर क्या हो रहा है? ये सारे लोग मुझे घूर के क्यों देख रहे हैं? क्या सच्ची में देख रहे हैं या फिर मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ? टीचर कहता है फोकस करो और आज हम प्रैक्टिस करेंगे एक ग्रुप में 4-4
4 के ग्रुप बना लो। टेजुन सोचने लगता है व्हाट द हेल, ये क्या हो रहा है, सारे लोग मुझे अकेला छोड़ रहे हैं। टीचर कहती है टेजुन तुम अकेले बच गए, ग्रुप 5 तुम्हारे पास 3 मेंबर है। तुम टेजुन को इससे पहले अपनी बात पूरी कर पाती। वो बच्चा कहता है हम नहीं चाहते। टीचर कहती है लेकिन ये तो आज ही ट्रांसफर हुआ है, क्या हो गया। वो कहता है नहीं हम नहीं चाहते, कोई भी रीजन नहीं है, हम नहीं चाहते इसको अपने ग्रुप में। हम भी नहीं चाहते, हमारे तो 4 पूरे हो चुके हैं। टीचर हमने कह दिया हमें नहीं चाहिए। टेजुन अपने मन में कहता है ये साला ये हो क्या रहा है, ये साले डम फक। बाद में बच्चे कहने लगते हैं चलो लंच के लिए चलते हैं, आज लंच के लिए क्या है। तभी टेजुन कहता है ओए चश्मिश, हाँ तू ही, मैं तुझसे ही बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आ। लेकिन वो आता नहीं है। टेजुन अपने मन में कहता है साला वो एक टोटली नर्ड है और ये बात मुझे और ज्यादा इरिटेट कर रही है। छाला छपरी पूरी क्लास को सबक सिखाने के लिए मुझे इसको बहुत ज्यादा बुरी तरीके से मारना होगा। आ नहीं रहा तो मैं वहां पर आकर साले तुझे सन ऑफ अ बिच। इससे पहले और कुछ कर पाता। कोई दरवाजा खोलता है, वो बेसुंगो था। वो कहता है ट्रांसफर स्टूडेंट कौन है। टेजुन कहता है व्हाट द हेल, ये क्या है। बेसांगो कहता है साले वो तू है पागल लुनाटिक जिसने ह्यूंगसुंग के साथ फाइट करी। टेजुन का खून खोने लगा। वो कहता है ह्यूंगसुंग क्या ह्यूंगसुंग, ये कुछ सेंस भी बना रहा है, आज मेरा पहला दिन है यहाँ का। बेसांगो कहता है एक्चुअली ये सेंस बना रहा है क्योंकि ये है चोनिल हाई स्कूल और यहाँ पर कोई भी ह्यूंगसुंग को हाथ नहीं लगा सकता है। समझ में आ गया। टेजुन अपने मन में कहता है लगता है मुझे अपने प्लान को चेंज करना होगा। क्या तू किम ह्यूंगसुंग का चेला है। बेसांगो कहता क्या तेरी इतनी हिम्मत, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट ऐसे अकड़ कर रहा है। इससे पहले वो कुछ और कह पाता, जो टेजुन था आगे आकर उस पर हमला कर देता है। पहले उसको लात मारता है और फिर पेट में घुसा और फिर एक एल्बो। बेसांगो कहता साले पीस ऑफ शिट। टेजुन सोच रहा था आखिरकार ये लोग बार बार मुझे हमला क्यों कर रहे हैं ऐसे भाग भाग कर। टेजुन अपने मुक्के को घुमाकर सीधा उसकी ठुड्डी पर मार देता है, जिसके बाद उसे बहुत दर्द होता है। टेजुन सोचता है ये अभी तक खड़ा कैसे है, क्या मेरा निशाना चूक गया। अगर ऐसी बात है तो ये ले एक और खा। और फिर उसके बाल पकड़कर उसको टेबल पर मार देता है। ठीक है अब इस सुअर का काम खत्म हो गया। तभी और कहने लगता कि इसकी माँ का, सभी लोग एक साथ हमला करो। टेजुन कहता है साले ये एक सुअर काफी नहीं था, लगता है तुम लोगों को मार खाना पसंद है। क्या तुम लोगों को मालूम नहीं आखिरकार 1-on-1 क्या होता है। फाइन आ जाओ मैं इसके लिए तैयार हूँ। एक एक करके वो सभी को पीटने लगा। उन सभी को वो गाली देता है। वो कहता है तुम लोग सच्ची में कुछ ना कुछ तो हो ही, तुम लूजर्स की इतनी हिम्मत मुझ पर हमला किया। वो एक एक करके उन सभी की अच्छी तरीके से धुलाई कर रहा था। टेजुन कहता है क्या तू आखिरी है। तभी वहाँ पर कोई और आ जाते हैं। वो कहते हैं ओए ये तो वही है, क्या इसने बेसांगो को मारा, इसका मतलब चलो मिलकर इस पर हमला करते हैं, तुझे छोड़ेंगे नहीं हम। टेजुन कहता है इसकी माँ का बहुत अनोइंग हो चुका है, आ जाओ तुम नहीं आ रहे तो मैं आ जाता हूँ। तभी बेसांगो कहता है वो तू मरने वाला है, हम नहीं, अब ये खत्म नहीं हुआ। टेजुन कहता है साले लोयल, तू तो सच्ची में एक लोयल कुत्ता है। उस फर्स्ट ईयर के बच्चे क्या बस वहाँ पर पड़ा रहे, खड़े होने की क्या जरूरत है। बेसांगो कहता है क्या लोयल, तुझे लगता है। सीन पास्ट में जाता है। एक हफ्ते पहले शाम को उस दिन की जब उसने 3rd ईयर के जो क्लासरूम है उसको अपसाइड डाउन कर दिया था। बेसांगो को एक मैसेज आया गोचेन का और उसको पैसे मिले थे 1 मिलियन वॉन। बेसांगो अपने मन में कहता है आखिरकार गोचेन और किम ह्यूंगसुंग का क्या रिश्ता है जिसकी वजह से उसने मुझे पैसे भेजे। गोचेन वो है जो किम ह्यूंगसुंग के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन तब क्या अगर मैं गोल्डन सर्कल के एसेसिन को टेक आउट करूंगा तो ये ना ही 1 ना ही 2 मिलियन पर रुकने वाला है, क्योंकि अगर मैं फेल भी हो गया फिर भी वो मेरी तरफ स्नैक फेंकेगा। अब प्रेजेंट में बेसुक कहता है ध्यान से सुनो सभी लोग, ये साला शिन योंगमिंग से भी ज्यादा बड़ा मॉन्स्टर है। अगर हम सब मिलकर इस पर हमला करें तब भी हम जीतेंगे नहीं, लेकिन हम अपनी पूंछ को टांगों के बीच छुपाकर भाग थोड़ी सकते हैं। ह्यूंगसुंग हमारे बारे में क्या सोचेगा। जो इंसिडेंट हुआ था शिन योंगमिन और पार्क मिंचुअल गैंग के साथ, उसने डेफिनेटली इनको कुछ सिखा दिया। बेसुंग धीरे धीरे करके उसकी तरफ बढ़ रहा था। भले ही उसके जो पैर थे कांप रहे थे, उसे डर लग रहा था, लेकिन वो अपने मन में कहता है 500 स्पारिंग के, 1000 स्कॉलरशिप के और 100 पॉकेट मनी के, 500 यानी 50 मिलियन, 1000 यानी 10 मिलियन और 1 मिलियन पॉकेट मनी के, टोटल मिलाकर हो गए 16 मिलियन, वो भी बस इन कुछ ही दिनों में। और आखिरकार इतने सारे पैसे मिलने के बाद भी वो हार कैसे मान सकता था। सभी लोग हमला करो, इस पे लगातार हमला करते रहो, अगर ये तुम्हें कुत्ते की तरह मारे तब भी इसे बाइट करो, इसको चीर फाड़ दो। टेजुन कहता है तुम सारे होपलेस पीस ऑफ शिट। बेसांगो सेकंड इन कमांड चोनिल स्कूल के अंदर, उसने टेजुन पर हमला करा अपने 10 सेकंड ईयर के साथियों के साथ, लेकिन फिर भी टेजुन ने उन सभी को हरा दिया। वो अपने मुंह से खून को पूंछता है और डस्टबिन में डाल देता है। और टेजुन का तो ये स्कूल का पहला दिन था, पहले दिन पर यह कांड हुआ और टेजुन इससे बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। वो सोचता आखिरकार ये क्या हो रहा है, क्या ये लोग पागल हैं या फिर इन लोगों ने ड्रग ले रखे हैं। ये उन हाई स्कूलर्स के लिए आसान नहीं था कि वो साफ साफ हारती हुई फाइट के अंदर जा रहे थे, लेकिन बेसोंग और उसके साथी कुछ पागल लोगों की इतराई थे। टेजुन अपने मन में कहता है अगर इनके नंबर बढ़ते रहे तो बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। इसकी माँ का ये तो और ज्यादा खराब होते जा रहा है। अगर मैं ब्रोकर को कहूँ इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, तब भी अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं किम ह्यूंगसुंग को कभी भी अकेले नहीं कर पाऊंगा, वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वो साला उसने इस पूरे स्कूल को अपना एक किला बना लिया है और इसके बाहर आने का बस एक ही रास्ता है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बुल को खाड़ दो। अगर मैं उसका एक हाथ तोड़ दूं तो मेरे पास कुछ होगा जो मैं उस
ब्रोकर और हायर अप को रिपोर्ट कर सकता हूँ। ये क्या है? व्हाट द हेल? ये टीचर योंगचुल तो कहता है साले बास्टर्ड, ऐसे कैसे घूर रहा है? और तूने क्या कहा? 10 मिनट पहले पार्क जिनवो टीचर योंगचुल के पास गया, वो उसे सब कुछ बात बता देता है। वो साला मेरा मतलब वो ट्रांसफर स्टूडेंट जानबूझकर ह्यूंगसुंग को टारगेट कर रहा है। टीचर योंगचुल कहता है तो तुम कह रहे हो कि वो टेजुन जानबूझकर यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है ताकि वो ह्यूंगसुंग को टारगेट कर सके? योंगचुल अपने मन में कहता है वो लोग अपने टारगेट को सप्रेस करने के लिए यहाँ तक कि उन लोगों ने एक ट्रांसफर स्टूडेंट को भी भेज दिया। मुझे नहीं मालूम इसके पीछे है कौन, लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा स्कम बैग हैं। और ह्यूंगसुंग के बारे में क्या? उसने क्या कहा? पार्क जिनवो कहता है अगर सच कहूँ मैंने उसको इसके बारे में पूछा था, आखिरकार वो इस ट्रांसफर स्टूडेंट को कैसे हैंडल करेगा, और उसने कहा कि अपना खुद का दिमाग लगाओ। योंगचुल कहता है अपना दिमाग लगाए, लेकिन ये तो कुछ क्लियर नहीं है। ना ही वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है और ना ही वो किसी को रोक रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा फील हो रहा है कि वो कह रहा है तुम्हें इसे आसानी से जाने नहीं देना है। दैट्स राइट, ये मेरा चांस हो सकता है कि मैं अपनी वर्थ को और ज्यादा प्रूव कर सकूं उनके सामने, और ऐसा करके मैं अपनी जो रिलेशनशिप है और ज्यादा बेहतर कर सकता हूँ। वो साला ट्रांसफर स्टूडेंट कहाँ पर है? और अभी योंगचुल ने उस टेजुन के कान को जोर से पकड़कर खींच दिया। वो टेजुन कहता है क्या मैंने कहा दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ो। फिर योंगचुल उसके मुंह पर थप्पड़ मार देता है। टेजुन कहता है क्या तुम मुझे मार क्यों रहे हो? योंगचुल कहता है बार बार गाली दे रहा है, तेरी इतनी हिम्मत, टीचर के साथ ऐसे कोई बात करता है? टेजुन कहता है और तुम्हारे बारे में क्या? व्हाट द हेल आर यू डूइंग टीचर? अगर आप ऐसे ही बच्चों को क्लास में थप्पड़ मारते रहेंगे तो आप ज्यादा दिन के लिए टिकने नहीं वाले हैं। क्या मैं आपको बाहर फेंकवा दूं? क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? योंगचुल कहता है लगता है तुम्हें सिचुएशन का अंदाजा नहीं, तुम किस सिचुएशन के अंदर हो। तुम यहाँ पर ट्रांसफर हुए हो और तुम्हारे पहले दिन पर ही तुमने अपने दोस्तों को पीट दिया। तुमने उनको इतना मारा कि उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा। अभी वो हॉस्पिटल में पड़े हैं, याद आया? वो लोग बेहोश हो गए, उनका कितना सारा खून निकल गया, और मुझे तो लगा था कि मेरा डियर स्टूडेंट जिनवू वो तो मर ही जाता। ये पार्क जिनवू की बात कर रहा है। टेजुन इस नाम को सुनकर कहता है व्हाट द हेल, आप ये क्या बात? इससे पहले और कुछ कह पाता। योंगचुल गुस्से में कहता है और अभी तो मैंने ये मेंशन भी नहीं करा है कि तुमने क्लास 5 में जाकर हंगामा खड़ा करा। मैंने सुना कि तुमने अपने सीनियर्स को मारा और पूरे की पूरी क्लास को धमकी दी, और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं तुम्हें मार क्यों रहा हूँ? हैं साले बास्टर्ड। वो उसके कान को पकड़कर दबाने लगा। तुम जहाँ भी जाते हो अपने पहले दिन पर ही ट्रबल खड़ी कर देते हो और तुम्हें शर्म भी नहीं आ रही, और फिर तुम्हारी इतनी हिम्मत टीचर को धमका रहे हो। जा रोते हुए जा अपने फादर के उस फ्रेंड के पास। टेजुन अपने मन में कहता है इसको मालूम है सियोल सुपरिटेंडेंट ऑफ एजुकेशन के बारे में कि वो मेरे पीछे है, लेकिन फिर भी ये ऐसा कर रहा है। योंगचुल उसको थप्पड़ मारता और कहता है क्या हुआ? तुझे क्या लगा कि तू ये सब हंगामे खड़े करेगा और ऐसे बच जाएगा और मुझे भी बाहर फेंकवा देगा? तुम्हारी बुलशिट बंद हुई। तुझे क्या लगता है कि तू पहला बच्चा है जिसको मैंने फेस करा है? जितनी बकवास करनी है करता रहे, कोई भी तेरी बात को बिलीव नहीं करने वाला है। क्या कहेगा लोगों को जाकर मेरे टीचर ने मुझे मारा? साले डमफक, यहाँ पर कोई भी ऐसा टीचर नहीं है, कोई भी ऐसा स्टाफ नहीं है जो तेरी साइड देगा, जो आकर कहेगा कि मैंने तुझे थप्पड़ मारा है। वहाँ पर कई सारे टीचर थे और सारे उसकी तरफ देखकर हंस रहे थे। योंगचुल उसके पास आकर उसको और धमकाते हुए कहता है समझ में आ गया? प्रूफ कि मैंने तुझे थप्पड़ मारा है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। पार्क जिनवो ने तुम्हें यहाँ पर मारा और बेसांगो ने तुम्हें यहाँ पर, और ये वाला किसी सेकंड ईयर वाले बच्चे ने मारा। वो लगातार उसको थप्पड़ मारते जा रहा था। योंगचुल कहता है वो तुम थे जो अपने स्कूल के पहले दिन पर यहाँ वहाँ जाकर लड़ाई कर रहे थे। बाद में टेजुन अपने ब्रोकर को बताता है मैं तुम्हें कह रहा हूँ ये बास्टर्ड्स, ये चोनिल वाले बहुत ज्यादा पागल है, पागल कुत्ते। अभी मुझे उन लोगों ने कुत्तों की तरह मारा, और वो भी टीचर क्लासरूम के सामने, टीचर्स के सामने ही। यहाँ के तो टीचर्स और स्टूडेंट्स सारे के सारे पागल हैं, जैसे कि उन लोगों ने ड्रग ले रखे हैं। मैं अकेले इन सब को कैसे हैंडल कर सकता हूँ? ब्रोकर कहता है तुम सही कह रहे हो, ये बहुत ज्यादा सीरियस है। वो ब्रोकर अपने मन में कहने लगता है मैं कंट्री साइड की एक जॉब में फेल हो रहा हूँ, ये तो मेरी पोजीशन को डिस्ट्रॉय ही कर देगा। मैं इस जॉब को एक्सेप्ट करने के बाद फेल नहीं हो सकता हूँ, मैं ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता। मैं अभी सियोल के अंदर हूँ, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। अभी के लिए तुम सावधान रहो, मैं संभालता हूँ। बाद में वही ब्रोकर कहता है हमें माफ करना इसके लिए, लेकिन मुझे आपकी मदद की जरूरत है। हमने आपका नाम का इस्तेमाल करा सुपरिटेंडेंट, लेकिन ऐसा लगता है कि जो प्रिंसिपल और वहाँ के जो टीचर्स हैं उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज उन पर थोड़ा सा प्रेशर डालिए, वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पर। सुपरिटेंडेंट कहता है ओह ये लोग कितने ज्यादा टैक्टलेस लोग हैं। श्योर अभी मैं उनके साथ टच में आता हूँ। ये सोल सुपरिटेंडेंट ऑफ एजुकेशन है मून चैंग हो। गोल्डन सर्कल वालों का एक ग्रुप है जिसका नाम है गोल्डन लाइन, और ये बनी है लोगों को कनेक्ट करके। और जो लोग इस लाइन को पकड़ लेते हैं वो खाली हायर्ड नहीं होते, बल्कि वो लोग एक नेटवर्क भी बना लेते हैं। कोई किसी को खींचता है अपने काम के लिए, कोई किसी को। और मून चैंग हो उसे भी बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला है इस गोल्डन लाइन को पकड़ने के बाद। ग्योंगी-डो एरिया के अंदर रीडेवलपमेंट होने से पहले उसने बहुत सारा पैसा लगाकर जमीन खरीद ली वहां पर, और जैसे
जैसे ये खबर बाहर निकली उसके पैसे 10 गुना से ज्यादा डबल हो गए। और बाद में जो मिडलमैन है उस डील का वो था जंग चैनसू। सुपरिटेंडेंट किसी को फोन लगाता है, वो कहता है बड़ा वक्त हो चुका है मिस्टर जो सुपरिटेंडेंट ऑफ एजुकेशन ऑफ डेसन। मतलब ये बंदा ये सियोल का सुपरिटेंडेंट है और इसने फोन लगाया है डेसन के सुपरिटेंडेंट को। दूसरी तरफ वो बंदा कहता है मिस्टर सुपरिटेंडेंट ऑफ एजुकेशन ऑफ सोल, आपने मुझे क्यों फोन किया? वो कहता है ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है, मैंने सुना है कि डेसन के चोनिल हाई स्कूल के अंदर कुछ ज्यादा ही खराब चीजें चल रही हैं। कुछ टीचर्स के बारे में कि उन लोगों ने कंपनी के साथ कुछ टाई अप सा कर लिया है और स्पेशल बच्चों को फेवर कर रहे हैं। मुझे तो इस बारे में चिंता हो रही है कहीं हमारी कोरियन एजुकेशन इसके बीच में कहीं कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए इन सारे लीड चीज की वजह से। क्या आप इस इशू को संभाल सकते हैं? वो बंदा कहता है सुपरिटेंडेंट मुनचेंगो, आखिरकार आप डेसन के अफेयर के बीच में अपनी नाक क्यों घुसा रहे हैं? आप तो सोल के इंचार्ज हैं। वो कहता क्या क्या लगता है तो कुछ ज्यादा ही आगे जा रहा है, नाक डाल रहा हूँ। वो अपने हाथ को गुस्से में भीजता है। वो कहता है तो क्या हुआ, हमारा रीजन अलग है लेकिन सारे के सारे हम कॉमरेड्स हैं जो हमारी कंट्री की एजुकेशन को आगे ले जा रहे हैं। लेकिन फिर भी तुम्हें ऐसा फील होता है कि मैं अनक्वालिफाइड हूँ डेसन की प्रॉब्लम को पॉइंट आउट करने के लिए। वो दूसरा सुपरिटेंडेंट कहता है डेसन का, अगर सही कहूँ तो आप जो ये एक्ट कर रहे हैं इसे कहते हैं ओवर रीच ऑफ अथॉरिटी, यानी आपकी अथॉरिटी के ये बाहर है। गुस्से में वो अपने हाथ को टेबल पर मारता है और कहता है क्या क्या कह रहा है तू ऐसा कैसे कर सकता है? लगता आपको समझ नहीं आ रहा कि ये मामला कहाँ तक जा सकता है। और जो ब्रोकर था वो भी अब घबराने लगा। आपको क्या लगता है कि मुझे नहीं मालूम डेसन के अंदर कितनी ज्यादा मैल प्रैक्टिस हो रही है, खाली चोनिल हाई स्कूल के अंदर नहीं। वो दूसरा डेसन का सुपरिटेंडेंट कहता है कोई बात नहीं। सियोल का सुपरिटेंडेंट कहता है कोई बात नहीं, अगर आप ऐसे ही एक्ट करेंगे तो मैं फोर्स हो जाऊंगा एक्शन लेने के लिए। इससे पहले और कुछ कह पाता वो